हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं आपके प्रीलिम्स एग्जाम की, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको क्या नाम दिया जाता है, मार्क्स बूस्टर टॉपिक्स। अब जब इनकी बात होती है ना मार्क्स बूस्टर टॉपिक्स की, इनका मीनिंग ये होता है कि यहां पर आपको जो एफर्ट है वो कम है पर रिवॉर्ड बहुत अच्छा खासा है। जैसे कि आपका रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। कहने का मीनिंग क्या, अगर आप पिछले सालों के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देख रहे हो तो आप रियलाइज कर रहे होगे कि नियरली 1 से 2 क्वेश्चन यहां से हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये क्वेश्चंस भी इतने आसान होते हैं कि अगर आपको बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी हो ना उसका, तो आप उस एग्जाम को या उस क्वेश्चन को अच्छे से क्रैक कर लोगे। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन निकालता है, या आईएमएफ की कोई रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और आपने अगर उसको पढ़ लिया, अकॉर्डिंगली आपका आंसर निकल गया। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, पिछले 1-1.5 साल के अंदर ना जो भी रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस कहीं ना कहीं हमारे न्यूज में रही हैं, उनको अच्छे से हम कवर कर लेंगे। ठीक है, जो पॉइंट फैक्ट्स होंगे मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, ताकि कल को जब हम अपना प्रीलिम्स का एग्जाम दें तब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका ठीक हो जाए और आपका जो कट ऑफ के पास में आपका स्कोर था ना, आप उस कट ऑफ को क्लियर करो एंड मेंस का एग्जाम अच्छे से लिखो। यही पर्टिकुलर चीज यहाँ पे फोकस है। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा सा देखोगे एंड कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाओगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और, यहां पर आपको आखिरी के टाइम पे रिवीजन भी करनी पड़ेगी। रिवीजन कहां से करोगे, रिवीजन के लिए मैंने आपको प्रोवाइड करी है इसकी पीडीएफ। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओनली एज नथिंग एल्स, वहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में ही पीडीएफ के एंड में ना मैंने एक समरी बना रखी है। समरी कैसी, वहां पर आपको सारी जो मैंने रिपोर्ट डिस्कस करी है ना, उनका एक तरह से शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ताकि जब एग्जाम से जस्ट पहले आप उनको क्विकली रिवाइज कर पाओ। तो वो भी आपको हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो के एंड में आपको वो पर्टिकुलर चीज भी मिल जाएगी। पीडीएफ में भी मैंने वो पर्टिकुलर चीज आपके लिए डाल रखी है। मेक श्योर आप पीडीएफ को भी अच्छे से डाउनलोड करो। राइट, अब एक इंपॉर्टेंट कोड देखो, यू कैनॉट क्रॉस द सी नियरली बाय स्टैंडिंग एट स्टेयरिंग एट द वाटर। कई बार हम सोचते हैं ना कि यार मुझे इंडिया का सबसे बढ़िया क्रिकेटर बनना है, ऐसा शायद बहुत सारे लोग सोचते होंगे, पर बनते कुछ ही लोग हैं। रीजन क्या है, उन कुछ लोगों ने ना एक्ट किया, सिर्फ सोचा नहीं दिमाग में मैं ये चीज करना चाहता हूं, उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी के अंदर एक्शन भी डाला। ठीक है, स्ट्रेटेजी बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पर करते बहुत कम लोग हैं। रीजन क्या है, प्लानिंग एक चीज होती है, एक्शन एक अलग चीज है। दोनों के अंदर जब तक तालमेल नहीं ना होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सिंपली सोचो कि यार मैं खड़ा हूं पानी के इस तरफ, मैं सोचता हूं कि मैं उस तरफ पहुंच जाऊंगा, तो सोच रहे तो थोड़ी पहुंच जाऊंगा, आपको अच्छे से उसके अंदर स्विमिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप दूसरी तरफ पहुंच पाओगे। यही रूल है यूपीएससी का। अगर आप कहीं ना कहीं इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो एक्शन भी जरूरी है। हमारा जो 2024 के लिए जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं, उनके लिए हमारी टीम ने ना इसी पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखा है और सीटीआर मॉडल यहां पर लेकर आए हैं। सीटीआर क्या है सर, सीटीआर इज क्लास टेस्ट और रिवीजन। देखो यूपीएससी पिछले कुछ समय के अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आए हैं यूपीएससी एग्जाम के अंदर, पर क्या हमारा जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, जिस तरह से हम इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, क्या उसमें चेंज आया? शायद बहुत कम। तो हमारी टीम ने बहुत सारी रिसर्च के बाद ये पर्टिकुलर मॉडल लेकर आए हैं जो बहुत ही इनोवेटिव है, जहां पर आपका फोकस रहता है एक प्रॉपर क्लास करने के ऊपर, फिर उस बेसिस के ऊपर आपका टेस्ट देने के रिगार्डिंग, फिर रिवीजन भी हो रहा है और इवैल्यूएशन भी है। कहने का पॉइंट क्या है, मल्टीपल टाइम्स आपको क्लासेस के थ्रू आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है। ठीक है, अगर टेस्ट में कुछ गड़बड़ होती है तो देखा जाता है कि गलती हो कहां पे रही है, फिर रिवीजन के माध्यम से वो टॉपिक को दोबारा से रिवाइज किया जाता है, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो कहीं ना कहीं आपका खराब हो जाए। इवैल्यूएशन के माध्यम से आप अपनी गलतियां सुधार पाओगे एंड उनके ऊपर वर्क कर पाओगे। बहुत सारे और भी इनोवेटिव फीचर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका डाउट सॉल्वर मित्र हो गया, ठीक है, वीकली असेसमेंट हो गया, आप सभी के सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होगी, मेमोरी क्रिएटर हो गया। ये सारे अलग अलग जो इनोवेटिव फीचर्स है ना, आपको हेल्प करेंगे इस एग्जाम को बेहतर ढंग से क्लियर करने के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर कोर्स है 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर 9920613613 पर कॉल करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व करवा सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन की तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम उठा सकते हो। ये फाउंडेशन कोर्स है जो आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर पर्टिकुलर चीज में आपको हेल्प करने वाला है। अब चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस को, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आने वाले हमारे एग्जाम के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आप जैसा कि जानते हो कि प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक धीरे धीरे हमारे आता जा रहा है। अब देखो, प्रीलिम्स में अलग अलग सेक्शन से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री।
इस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। पर एक ऐसा टॉपिक भी है उनमें से जो और इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिला है पिछले कई सालों के अंदर। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस की। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, ठीक है ना, या आईएमएफ की कुछ पर्टिकुलर रिपोर्ट्स होगी। इस तरह के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे तो आपने रियलाइज किया होगा ना कि हर साल ऑन एन एवरेज कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चंस के आसपास हमें यहाँ पे इस सेक्शन से देखने को मिल जाते हैं। कुछ सालों में थोड़े ज्यादा भी आए हैं, कुछ सालों में थोड़ा कम भी हैं, बट ऑन एन एवरेज कहीं ना कहीं इसी रेंज में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रीलिम जैसे नजदीक आ रहा है तो मेक श्योर हमें क्या करना है कि ये जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट इंडिसेस हैं, इनको हम अच्छे से गो थ्रू कर लें। और अगर आपने इसको गो थ्रू कर लिया, कहीं ना कहीं ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं कि जहां पर फिर ना गलती का स्कोप बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अगर याद है, अगर चीजें समझी हुई हैं तो ट्रस्ट में ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आप गलती नहीं करोगे। तो देखो थोड़ा सा मैं अगर आपको फ्रेमवर्क बताने की कोशिश करूँ ना, तो 3-4 चीजें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सर कौन सी 3-4 चीजें? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रिपोर्ट है तो सबसे पहले तो ये चीज कि भैया वो रिपोर्ट आखिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन उसको रिलीज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है एक्चुअल में, इसी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर मान लो कि इंडिया की कैसी, वहां पर इंडिया में कैसी रैंकिंग है या फिर कैसा इंडिया परफॉर्म कर रहा है। एट द सेम टाइम वो रिपोर्ट कह क्या रही है, कुछ उसकी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, किसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं अगर हमारे ध्यान में रहेंगी ना, हम शायद क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे। तो थोड़ा लंबा सेशन होने जा रहा है, बट मेक श्योर ध्यान से सुनिएगा। रीजन बीइंग कि क्वेश्चंस यहाँ से एक्सपेक्टेड हैं। तो आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर आई एम वेरी श्योर वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। पहले हम चलते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ। राइट, वर्ल्ड बैंक का एक बार देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक की कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमें देखनी है। पहला, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, EODB। देखिए एक्चुअल में ना यहाँ पर से तो यूपीएससी ने हमसे 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ इसके रिगार्डिंग। अब देखो कौन रिलीज करता है, जैसा मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये लॉन्च हुई थी 2002 के अंदर। क्यों हुई थी? ताकि हम देख पाए ना दुनिया में जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहां बिजनेस करने की कितनी ईज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स की तरफ चलते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है या नहीं है। कई बार होता है ना कि आपने फॉर्म इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिल करते करते कि बिजनेस खोलना ही इंसान को दर्द देने लग जाता है कि यार इतने फॉर्म्स मांग रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो सिंगल विंडो क्लियरेंस, कुछ इस तरह की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस खोलना आसान हो पाएगा। इवन अगर मैं बात करूं ना तो जो पिछले सालों का इकोनॉमिक सर्वे था उसने तो ये भी बोला था कि इंडिया में ना एक रेस्टोरेंट खोलना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, वेयर एज ऑन द अदर हैंड एक गन का लाइसेंस लेना बड़ा आसान है। तो देख रहे हो, मतलब इस तरह की चीजें यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के द्वारा देखी जाती हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना कितना ईजी है। वर्कर्स हो गया, कैसे उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन परमिट्स का डील करना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्रॉपर्टी रजिस्टर करना, क्रेडिट कितनी आसानी से मिल जाता है, माइनॉरिटी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता, जो कि एक तरह से जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। टैक्सेस को पे करना हो गया, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उनका इन्फोर्समेंट एंड इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना। ये सारे अलग अलग सेक्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आप समझना कि इंडिया में ना काफी अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखाई है पिछले कुछ सालों के अंदर। जैसे आप नोटिस कीजिए 2014 में इंडिया 142nd रैंक पे था, 2020 में इंडिया 63rd पोजीशन के ऊपर आ गया। तो पिछले 5 से 6 सालों में ना बड़ी तेजी से इंडिया ने यहाँ पे प्रोग्रेस की है, तो जो कि एक क्या दिखाता है कि इंडिया में बिजनेस एनवायरनमेंट काफी बेहतर हो रहा है। तो ये बात तो होगी पहले, पर अब इस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सर डिसकंटिन्यू कर दिया? देखो यहाँ पर ना ऐसा वर्ल्ड बैंक ने देखा कि कुछ ना स्टैटिस्टिकल एरर्स हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर। तो 2020 में इन्होंने क्या किया, इस रिपोर्ट को एक तरह से रोक दिया। उसके बाद से हमें कोई रिपोर्ट इसकी नहीं देखने को मिली है। तो आई होप आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, क्या पैरामीटर्स हैं, इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले पर्टिकुलर सेक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस। अब ये देखो समझने की कोशिश करो, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पर बात क्या हुई है, जो 2021 का इनका डेटा आया ना, तो उसमें उन्होंने बात क्या करी, उन्होंने बात करी फाइनेंशियल इंक्लूजन की, कि पर्टिकुलर जो कंट्रीज हैं कैसा काम कर रही हैं। आप जानते हो ना, जैसे इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना ये लेकर आई गई, तो उसने पर्टिकुलर यहाँ पे लोगों के बैंक अकाउंट्स खुलवाने में काफी हेल्प करी और अलग अलग तरह की फाइनेंशियल इंक्लूजन में बड़ी हेल्प करी। साथ में ही यहाँ पे डिजिटल पेमेंट हो गया, रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड-19, ये पर्टिकुलर 2021 की रिपोर्ट थी। अब देखो इंडिया ने अच्छा काम भले ही किया है, पर तब भी अगर आप नोटिस करोगे ना तो इंडिया उन 7 कंट्रीज में आता है जहां पर फॉर्मल बैंकिंग का एक्सेस अभी भी पूरी तरह से हम नहीं कर पाए हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल आज भी अगर आप गांव में जाते हो तो आप रियलाइज करोगे कि लोगों के पास बैंक अकाउंट की आज भी कमी देखने को मिलती है। उसके साथ ही जो आधार सिस्टम है उसने अच्छा काम किया है। सर वो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिए 2011 में ना सिर्फ 35% लोग थे जिनके पास अकाउंट्स हमें देखने को मिले थे, पर 2017 में ये नंबर 80% तक पहुंच गया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। साथ में ही फ्रॉड्स हो गया, ठीक है, लीकेज हो गया, जो पेंशन सिस्टम से एक तरह से मान लो किसी को पेंशन जानी थी पर उस तक पहुंच ही नहीं पाई, तो उसमें भी हमें कमी देखने को मिली है। तो ये सभी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। पर अभी भी कुछ कुछ इश्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, जैसे बैंक हो गए या अलग अलग जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो काफी दूर दराज एरियाज में लोकेटेड होते हैं, तो वहां तक उन तक पहुंचना, प्लस एज अ पर्सन बैंकिंग सिस्टम में आपका कितना ट्रस्ट है, फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका कितना ट्रस्ट है, डिजिटल पेमेंट के साथ आप कितना अच्छे से समझ पाते हो, ये सारे यहाँ पर इश्यूज हमें देखने को मिले हैं। तो डेफिनेटली ये भी यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो। ध्यान रखना, ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस ये किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड बैंक से। अगले की तरफ चलते हैं, दैट इज माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। अब ये भी जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही पब्लिश की जाती है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे होता क्या है ना कि दुनिया भर में हमें माइग्रेशन देखने को मिलती है, एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नोटिस करना है ना कि जो इंडिया है वहां पर सबसे ज्यादा रिसिपिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। कहने का मीनिंग क्या है? जैसे मान लो आपका कोई फैमिली मेंबर था, वो इंडिया से यूएसए चला गया, अब यूएसए में जाके वो बंदा कुछ पैसे कमाएगा और अपने घर पास पैसे वापस भी भेजेगा, इसी को हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस फ्लो ना इंडिया के केस में काफी तेजी से बढ़ा है, और रेमिटेंसेस फ्लो नियरली 12% राइज किया, ठीक है, $100 बिलियन के आसपास ये पहुंचने को हमें देखने को मिला है, और 3% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कहीं ना कहीं वो करता है, मतलब 3% मतलब जीडीपी का उतना नंबर हमें देखने को मिल जाता है। तो टॉप रेप्रेजेंट कंट्रीज के आप नाम ध्यान रखिए, वो कौन से हैं? इंडिया, फॉलोड बाय मैक्सिको, फॉलोड बाय चाइना। 5 याद करने की जरूरत नहीं है, टॉप 3 याद कर लोगे, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। इंडिया, मैक्सिको, चाइना, इस ऑर्डर में आप ध्यान रखोगे। और साथ में ही टॉप सोर्स कंट्री कौन सी है? यूएसए, ठीक है, पहले यूएई हुआ करती थी, अब यूएस में हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। तो किस तरह से माइग्रेशन रिलेटेड जो एसडीजी इंडिकेटर्स उनमें क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीजें इसके द्वारा दी जाती हैं। तो ये तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होगी जो काफी न्यूज में थी। इसके अलावा ना कुछ एक बार मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, कुछ और पर्टिकुलर रिपोर्ट्स भी हैं इनके द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल जीईपी रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इनके आप नाम ध्यान में रख लीजिए ताकि कल को पूछे ना कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट किसके द्वारा रिलीज करी गई है, तो आप बता पाएंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। उसी तरह से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक। इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, दिस इज ऑल्सो बाय वर्ल्ड बैंक। एंड लास्टली लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये वाला आप डेफिनेटली ध्यान में रखना, लॉजिस्टिक्स वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो हमारी गवर्नमेंट का काफी पुश है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के अंदर। आप अलग अलग जगह पे देखते भी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, तो उनके द्वारा कई बार बात करी गई है कि इंडिया को काफी काम करने की जरूरत है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए, जो कि करंटली कुछ 14% ऑफ जीडीपी है, इसको हम लाना चाहते हैं 10% से कम, कहीं ना कहीं 8-9% तक आएगा, तो डेफिनेटली इंडिया की जीडीपी हम इंक्रीज होती हुई देख सकते हैं। एंड साथ में यहाँ पे एक्सपोर्ट को भी एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। लास्टली पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। उसी तरह से आगे चलते हैं, जरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देख लेते हैं कि भैया आरबीआई की कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो हमें समझनी चाहिए। पहला है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, मैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट थोड़ा चेंज हो जाएगी। तो सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अच्छा ये तो पहली बात हो गया कि आरबीआई के द्वारा है, और ध्यान रखना ये एक बाई एनुअल रिपोर्ट है। सर बाई एनुअल का मतलब क्या? एक साल में ये 2 बार रिलीज होती है, समझ रहे हो, 2 बार एक साल में हमें ये देखते हुए मिलेगी। और यहाँ पर होता क्या है, किस तरह से हमारा फाइनेंशियल सिस्टम को क्या क्या रिस्क है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं है, या फिर आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे क्या रिस्क हमें देखने को मिल सकते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे इस रिपोर्ट में कवर करी गई हैं। तो इस रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करो तो जो वैक्सीनेशन के अंदर, जो लोगों को टीकाकरण के अंदर हमने अच्छा काम किया था कोविड-19 पैंडेमिक से डील करने के लिए, तो उसने इकोनॉमिक रिकवरी अचीव करने के अंदर काफी इंपॉर्टेंट काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जब लॉकडाउन लगा तो अचानक से हमारी इकोनॉमी नीचे आ गई थी, पर हमने उसमें रिकवरी देखते हुए मिली है, और उसके पीछे वैक्सीनेशन वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग। साथ में अगर आप नोटिस करो बैंकों के द्वारा कितना क्रेडिट दिया जा रहा है लोगों को, उसमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर भी हमारा थोड़ा बेटर हो रहा है। साथ में अगर आप जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर हम बात करें
तो एनपीएस में भी हमारे कमी देखने को मिली है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो क्या शो करता है, ये शो कर रहा है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा रिजिलियंट है एंड इट इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रिस्क की इन्होंने बात करी है, कुछ ग्लोबल रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन जनरल, इन सभी का रिस्क कितना है, मीडियम है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई रिस्क है, यहाँ पे मीडियम रिस्क हमें देखने को मिल जाता है। और कुछ मेजर रिस्क जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, दुनिया भर में ही हमें महंगाई देखने को मिली है, चाहे आप यूएस की बात कर लो, आप यूके की बात कर लो, तो इन्फ्लेशन हो गया, उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी आना, तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हो गया, चीजों के दाम बढ़ना हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं एंड साइबर डिस्ट्रप्शंस भी, जिनको मेजर रिस्क की तरह कैटेगराइज किया गया आरबीआई की इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज डीपीआई, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, दरअसल में ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर आपने इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो जो नियरली 2 महीने पहले आया था, तो इकोनॉमिक सर्वे में ना यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स की बहुत बात करी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीआई हो गया, इन सभी चीज़ों की हो गया, और ऊपर से हम कैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्रॉस द कंट्री हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये डिस्कशन बहुत बार हमारे इकोनॉमिक सर्वे में हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर हम बात करें डीपीआई की, तो ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स है ये 5 ब्रॉड पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। ये 5 ब्रॉड पैरामीटर्स क्या हैं, इसमें एक आ गया आपका पेमेंट एनेबलर्स, ठीक है। उसी तरह से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दो तरफ से, सप्लाई साइड से, डिमांड साइड से। सप्लाई साइड का क्या मतलब कि बेसिकली आप जैसे फॉर एग्जांपल कि एज अ जैसे मान लो जब बैंक हो गया या जो भी डिजिटल पेमेंट के अंदर इंस्टीट्यूशन है वो कैसा काम करे, उन्होंने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया या नहीं बनाया। ऑन द अदर हैंड डिमांड साइड को भी इंक्लूड किया गया है कि कस्टमर साइड से पेमेंट परफॉर्मेंस हो गया एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, ये सारे यहाँ पे पैरामीटर्स के हिसाब से देखा जाता है कि कितनी तेजी से जो डिजिटल पेमेंट है वो अक्रॉस द कंट्री कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पर ना एक बेस ईयर है, बेस ईयर क्या है, मार्च 2018। हुआ क्या, हमने ना एक्चुअल में इसको वैल्यू दे दी 100, ठीक है। मार्च 2018 में जो डिजिटल पेमेंट का जितना डीपनिंग थी, जितना पेनिट्रेशन था, उसको हमने 100 वैल्यू दे दी। फिर उसके बेसिस के ऊपर हम देखते रहे कि आगे आगे हम उसको कितना हम इंक्रीज कर पाए हैं। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि डिजिटल पेमेंट का जो ग्रोथ है वो बड़ी ही तेजी से हमें देखने को मिला है पिछले कुछ 3 से 4 सालों के अंदर। ये आप डेफिनेटली डीपीआई के बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट हम जो ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग आप सभी जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। 2015 में हमें ये बॉडी देखने को मिली थी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए थिंक टैंक हो जाता है। और एक्चुअल में आप सभी जानते हो ना कि जो नीति आयोग है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज वेल एज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सर वो कैसे, देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस तरह से कि डिफरेंट हमारी जो स्टेट्स है वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर रही हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है। तो यहाँ पर अगर हम सारे एक टीम इंडिया अप्रोच के थ्रू वर्क करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री आगे प्रोग्रेस कर पाएगी। पर एट द सेम टाइम हेल्दी कॉम्पिटिशन भी तो जरूरी है स्टेट्स के बीच में। द आंसर इज यस, कई बार सेंटर और स्टेट्स भी compete करते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर ना अलग अलग तरह की कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जिसके बेसिस के ऊपर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। सर कुछ एग्जांपल दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो यहाँ पर देखता है। सर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इसमें कैसे आया, देखो इसमें देखा जाता है कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं या जो अलग अलग हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो कैसा काम कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से सोचो, जैसे मान लो केरला है, केरला ने मान लो अगर अच्छा काम किया है तो बाकी की और स्टेट भी देखेंगी ना यार कि केरला टॉप पे आ रहा है, केरला फर्स्ट आ रहा है, तो मैं भी कहीं ना कहीं अच्छा काम करता हूँ, उसके बेसिस पे क्या होगा, अगले साल मैं भी फर्स्ट आने की कोशिश करूंगा। तो यही होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, एक तरह की ना हेल्दी कंपटीशन की भावना जनरेट होती है जिसके बेसिस पे स्टेट्स अच्छा काम करने की तरफ प्रेरित होते हैं। तो ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसको लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। साथ में ही इसमें 2 बॉडीज और हैं, कौन सी, एक हो गया OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एंड उसके साथ ही दूसरा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद UNDP एंड OPHI ये पर्टिकुलर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को पब्लिश करता है। ध्यान रखना इसमें 3 डायमेंशन हैं। सर कौन सी 3 डायमेंशन, पहला हो गया आपका हेल्थ, दूसरा हो गया आपका एजुकेशन, और तीसरा हो गया इनका लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये तो 3 डायमेंशन है। इन 3 डायमेंशन के फर्दर आगे इंडिकेटर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा अडोलेसेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है, न्यूट्रिशन कैसा है, एंटीनेटल केयर कैसी है, ये सारी चीजें।
एजुकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, एनरोलमेंट कैसा है, ये सारी बातें। एंड लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर आपको वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, फ्लोर, एसेट्स और बैंक अकाउंट, ये अलग अलग चीजों के ऊपर ना ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखा जाता है। मैं थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल का मीनिंग बता देता हूँ। देखो पहले क्या होता था ना, जो पॉवर्टी थी, जो गरीबी थी एक तरह से, उसको हम यूनिडायमेंशनल मानते थे। यूनिडायमेंशनल का क्या मीनिंग, कि एक ही डायमेंशन है, दैट इज पैसा। अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर पैसे से कम कमाई करता है तो हम बोलते थे कि वो पुअर है। पर अब हम मूव कर गए कौन सी डेफिनेशन की तरफ, मल्टी डायमेंशनल की तरफ। इसका क्या मीनिंग है कि चलो पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर इसके अलावा बाकी चीजें जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उस पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्या हुआ, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक बहुत ही हॉलिस्टिक इंडेक्स है जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स को कवर किया गया है, जो अलग अलग डायमेंशंस और अलग अलग इंडिकेटर्स हमने देखे। तो आप नोटिस कर सकते हो कि अर्बन मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वैल्यू, दरअसल में होता क्या है, जब मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, वो 0 से 1 के बीच में होता है। और जितनी कम इसकी वैल्यू होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 0.04 है, ये काफी कम वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि वहां पे कम पॉवर्टी है। जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी उस तरह से पॉवर्टी इंक्रीज होती रहेगी। तो सर इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा हमें पॉवर्टी देखने को मिलती है? देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी स्टेट्स हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पर हमें ज्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है। वेरस ऑन द अदर हैंड केरला हो गया, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, यहाँ पर हमें पॉवर्टी कम देखने को मिल जाती है। तो ये हो गया बात नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। रीजन बीइंग देखो हमारी करंट गवर्नमेंट का बहुत ही एक पुश है कि कैसे हम एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें। एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा एंड वो एक अच्छी तरह से देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ईपीआई इज रिलीज बाय नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ना 4 पिलर्स हैं। एक हो गया पॉलिसी, एक हो गया बिजनेस इकोसिस्टम, एक हो गया एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और चौथा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये 4 पिलर की कैसी वहां की उस पर्टिकुलर स्टेट की कैसी पॉलिसी है, कुछ वहां पे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए या नहीं। बिजनेस इकोसिस्टम क्या है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, कहने का मीनिंग क्या, जो पोर्ट्स हो गया उनके रिगार्डिंग वहां पे फैसिलिटीज कैसी है, कितने फॉर्म्स वहां पे फिल करने पड़ रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। फिर इसके बेसिस के ऊपर एक डेटा बेस रेडी किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली उसको फिर रेडी किया जाता है। अब अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना, तो गुजरात जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे निकल के आया है कि सबसे बढ़िया यहाँ पे हमें पॉलिसीज, यहीं पे हमें प्रॉपर इकोसिस्टम और परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु भी इसी में इंक्लूडेड है। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो देखो जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आएंगी। क्यों? क्योंकि देखो उनका पोर्ट का एक्सेस है, तो अकॉर्डिंगली किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करना हो तो उनके लिए काफी आसान है। प्लस एट द सेम टाइम जो कुछ लैंडलॉक्ड कंट्री स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हरियाणा हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये भी ठीक कर रही हैं। पर डेफिनेटली कोस्टल स्टेट्स के पास एक बेनिफिट तो होता ही है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के अंदर उनको थोड़ी आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे नोटिस किया, चाहे पे आप एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात कर लो, चाहे आप नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर लो, नीति आयोग ने स्टेट्स के बीच में एक ना इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन की भावना को जनरेट किया है। स्टेट्स आपस में कंपीट करेंगी, हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में क्या होगा, वहां पर अपनी अपनी पॉलिसीज को भी इंप्रूव करेंगे एंड लोगों को अच्छा रोजगार, अच्छी डेवलपमेंट मिलेगी, राइट। तो इस तरह से आप कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के एग्जांपल की तरह इसको देख सकते हो। आगे हम चलें, नेक्स्ट इज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसको रिलीज किया गया है बाय नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के। अब देखो इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली हमारे बहुत नए स्टार्टअप्स हो गया, ये सभी आ रहे हैं, बिल्कुल। तो वहीं पर इनोवेशन की इंपॉर्टेंस डेफिनेटली हो जाती है। तो ये भी एक टूल है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट हमारी स्टेट्स को, डिफरेंट यूटीज को इनोवेशन के हिसाब से उनको रैंक किया जाता है। तो सर सबसे ज्यादा बढ़िया कौन परफॉर्म कर रहा है? देखो मेजर स्टेट्स के अंदर कर्नाटका, ठीक है, बैंगलोर आप जानते हो कि मेजर हमारा हब है। उसी तरह से जब बात होती है नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की, तो वहां पर मणिपुर आ जाता है एंड यूटीज एंड सिटी स्टेट्स के अंदर हमें चंडीगढ़ देखने को मिल जाता है, जिन्होंने अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कुछ अगर इसको थोड़ा और डिटेल में आप देखना चाहो तो कुछ यहाँ पे हमें एनेबलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ का ह्यूमन कैपिटल कैसा है, कहने का मीनिंग क्या, लोगों की एजुकेशन, लोगों की हेल्थ, लोगों के स्किल्स के अंदर कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, नॉलेज वर्कर्स की तरह कैसे हम बढ़ रहे हैं, वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं एनेबलर्स की कैटेगरी में। उसी तरह से जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की,
तो नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन, कितने आसानी से आप कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो स्किल्ड लोगों से अनस्किल्ड लोगों की तरफ बढ़ती है, ये सारी बातें भी हमें यहाँ पे देखने को अच्छे से मिल जाती हैं। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इन्हीं सभी चीजों के ऊपर बेस्ड है। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज SECI। SECI क्या है? स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। अब ये भी ध्यान रखना किसके द्वारा है? नीति आयोग के द्वारा ही है। अब खुद सोचो, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, यहाँ पर क्या मीनिंग हो सकता है इस चीज का? देखो, इस चीज का मीनिंग सिंपल है कि डिफरेंट हमारी जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट हमारी जो यूटीज हैं, वो किस तरह का एफर्ट ले रही हैं ताकि क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर की तरफ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज आप जानते हो एक आज के टाइम पर काफी एक मेजर इशू हमें दुनिया में देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, किस तरह के स्टेट्स ने कैसे एफर्ट्स लिए हैं, क्या जो हम कहीं ना कहीं 2030 तक इस डायरेक्शन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव करना चाहते हैं, तो परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इज मेजर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के अंदर। अब यहाँ पर जो आधी से भी ज्यादा स्टेट्स हैं, उन्होंने एवरेज से भी अच्छा काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ हमें यहाँ पे टॉप स्कोर देखने को मिलता है, एंड लक्षद्वीप को भी और काफी अच्छा काम करना है ताकि वो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अच्छा काम कर पाए। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि लार्जेस्ट स्टेट्स के अंदर फिर से हमें गुजरात यहाँ पे देखने को मिला है, स्मॉलर स्टेट्स के अंदर हमें गोवा देखने को मिल जाता है, एंड लास्टली यूटीज के अंदर चंडीगढ़। ओवरऑल अगर बात करें तो वहां पर भी हमें चंडीगढ़ ही देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। नीति आयोग की ये तो कुछ 4 रिपोर्ट्स हमने देखी, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। दरअसल में ना अब तो वैसे ये हो गया, पर एक्चुअली में आप जानते हो जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 के अंदर, तो उसके 75 साल बाद यानी कि 2022 में इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी भी नीति आयोग ने पिछले कई साल पहले दी थी। तो वो भी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर चीजें इंडिया ने इंप्लीमेंट करी भी हैं, कुछ अभी भी और इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया भी एक तरह से नीति आयोग का ही है। आप जानते हो कि नीति आयोग एक इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है, तो उसी ने कुछ स्ट्रेटजी यहाँ पे दी थी। इसी तरह से एसडीजी इंडिया इंडेक्स हो गया या एसडीजी अर्बन इंडेक्स। यहाँ पर वही बात है कि जो 2030 तक आप जानते हो ना, हमें एसडीजीज को अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, ये सारे हमें एसडीजीज अचीव करने हैं ना। तो उस इंडिया लेवल पे तो हम अचीव तभी कर पाएंगे ना जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे काम करेंगी। तो स्टेट्स के अंदर कोई स्टेट कैसा काम कर रही है, कितना बेहतर और कितना खराब काम कर रही है, ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड साथ साथ एसडीजी अर्बन इंडेक्स के अंदर हम ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। उसी तरह से डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, हम एक तरह से ई गवर्नेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहां डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स भी हम इसी नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडेक्स है CWMI, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। आप ये पर्टिकुलर इंडेक्स का जिक्र अपने मेंस के आंसर में भी कर सकते हो। यहाँ पर होता है क्या CWMI के अंदर, ये यहाँ पे नीति आयोग बताता है कि अच्छा यहाँ पर ये सिटी कैसा परफॉर्म कर रही है, कितनी सिटीज होंगी आने वाले टाइम के अंदर जहां पर पानी की बहुत मेजर कमी देखने को मिल जाएगी, राइट, और कितने एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, ये सारी बातें। एंड लास्टली TAD, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी नीति आयोग ही रिपोर्ट ये देता है। अगले टॉपिक की तरफ अगर आगे बढ़ें तो अगला टॉपिक है हमारा WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, दैट इज GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, वो कौन था, नीति आयोग। यहाँ पर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो ये किसके द्वारा आ जाएगा, ये आ जाएगा WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ में ही कॉर्नल यूनिवर्सिटी और INSEAD, ये तीनों मिलकर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मेजर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली WIPO ही है, पर उसके साथ साथ कॉर्नल यूनिवर्सिटी और INSEAD भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का कितना अच्छा इनोवेशन कैपेबिलिटीज हैं, किस डायरेक्शन में वो काम कर रही हैं। तो एक्चुअल में ना दरअसल में ये रिपोर्ट थोड़ी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है या इंडेक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी ना न्यूज में रहता है। रीजन क्या है कि पिछले 5-6 सालों के अंदर ना काफी तेजी से इंडिया ने इस पर्टिकुलर फील्ड में प्रोग्रेस करी है। पहले हमारी रैंकिंग काफी खराब होती थी इसके अंदर, ठीक है ना, अभी हमने काफी तेजी से यहाँ पे इंप्रूव किया है। 2022 में हमारा रैंक 40वें नंबर पर आ चुका है। तो ये बात की वजह से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल का जो थीम था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का, दैट वाज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन इंडेक्स, और इसको टॉप किसने किया था, स्विट्जरलैंड के द्वारा। अब यहाँ पर ही ना एक और चीज समझो, एक और हमें इसी डायरेक्शन में एक इंडेक्स देखने को मिलता है, द इंटरनेशनल IP इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप सभी जानते हो, जैसे आपका पेटेंट हो गया, आपके कॉपीराइट्स हो गया, ठीक है ना, इस तरह के आपके GI टैग्स हो गया। यहाँ पर जितना अच्छा कहीं ना कहीं आप सोचो, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा, तो क्या होगा, वहां के लोग इनोवेशन में ज्यादा बिलीव करेंगे।
अगर आप खुद सोचो ना, आप कोई चीज इनोवेट क्यों करते हो? इसीलिए इनोवेशन में बिलीव करते हो ना, कि आपको अपनी इनोवेशन का कुछ फायदा मिले। अगर खुद सोचो कि आपने इनोवेशन किया और किसी ने उसको चुरा लिया, ठीक है, कुछ उसके लिए आपको पेटेंट नहीं मिला, कुछ बेनिफिट नहीं मिला, कुछ कॉपीराइट्स, कुछ जीआई टैग, एनीथिंग लाइक दैट, कुछ अगर आपको नहीं वहां पे प्रोवाइड किया जाता या फिर उसके प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देखने को मिलती, तो कोई बंदा इनोवेट फिर क्यों ही करेगा? तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स है ना, ये भी कहीं ना कहीं इनोवेशन के साथ ही लिंक्ड है। पर ध्यान रखना, ये रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? पब्लिश किया जाता है बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये बात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आगे चलते हैं यूएनसीटैड की तरफ, ठीक है। तो यूएनसीटैड क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब इसको समझते हैं। इसकी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दैट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में सर होता क्या है? देखो, ये बताते हैं कि जो वर्ल्ड का आउटपुट है वो आने वाले साल में कितनी तेजी से ग्रो करेगा, ठीक है। इसी तरह से कंट्रीज का इंडिया में क्या होने वाला है, क्या इंडिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा या इंडिया ग्रो करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होने वाली है, ये सारी चीजें हमें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट यूएनसीटैड के द्वारा, दैट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा भी ना, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वैसे तो रिपोर्ट बहुत सारी हैं, बट ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तो आप इसको मार्क कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में ही लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट भी यूएनसीटैड ही निकालता है। एंड एक और इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, वेस्ट रिपोर्ट भी उसको बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। ये आती है बाय यूएनसीटैड प्लस यूएनडेसा, दैट इज यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो तीन मेजर रिपोर्ट्स यहाँ पे हमें याद रख सकते हो आप, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट है। ये तीन तो आपको डेफिनेटली याद होनी ही चाहिए विद रिगार्ड्स टू यूएनसीटैड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम यूएनडीपी की तरफ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ। अब जैसे हमने ना अभी क्या पढ़ा था, इंडिया के केस में पढ़ा था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो हमने पढ़ा था ना, कौन रिलीज करता है उसको रिलीज करता था नीति आयोग इन कोऑर्डिनेशन विद ओपीएचआई एंड यूएनडीपी, यही हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो ग्लोबल लेवल पे यही जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को निकालते हैं, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। और यहाँ पर हमें जो डिमेंशंस देखने को मिलती है आप नोटिस कर सकते हो, तीन डायमेंशन है यहाँ पर। जैसे आपका पहला हो गया हेल्थ, दूसरा हो गया एजुकेशन, तीसरा हो गया स्टैंडर्ड्स। फिर इनके फर्दर हमें इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, तो टोटल 10 इंडिकेटर्स हैं। उनके नाम क्या है सर? हेल्थ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा चाइल्ड मोर्टेलिटी, कितने बच्चों की डेथ हो रही है, चाइल्ड न्यूट्रिशन हो गया, ये सारी बातें। उसी तरह न्यूट्रिशन हो गया इन जनरल। एजुकेशन के अंदर हमारा क्या आ गया? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आ गया, एंड साथ साथ एनरोलमेंट कितनी है। एंड लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर हमें ये 6 पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, फ्लोर एंड एसिड्स। तो ये डेफिनेटली आपको अच्छे से पता होने ही चाहिए, राइट। तो कुछ की फाइंडिंग्स आप देख सकते हो कि कैसे कोविड-19 की वजह से हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटीज हमें बढ़नी हुई देखने को मिली हैं, पर कहीं ना कहीं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमें यह भी बता रहा है कि धीरे धीरे हम उससे बाहर भी आ रहे हैं। एक तरह से हम अपनी रिकवरी को थोड़ा और तेज कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम के अंदर हम और अच्छे से डेवलप हो पाए। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसी डायरेक्शन में है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने जैसे सुना होगा ना, तो वही चीज है। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट किसके द्वारा आती है? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पर फोकस क्या होता है? वही जो डिमेंशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या नहीं है, ये चेक किया जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के बेसिस के ऊपर। साथ में ही नॉलेज वहां पे कैसी है, कहने का मीनिंग क्या कि बच्चे कितना टाइम स्कूल जाते हैं, मतलब कितने, मतलब नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड साथ ही लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये चेक किया जाता है बाय बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये सभी चीजों के रिगार्डिंग हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ग्रोथ की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है डेवलपमेंट की। ग्रोथ तो सिर्फ हमें एक क्वांटिटेटिव फिगर बताता है ना, कितने परसेंट से ग्रोथ हुई है, मेरे जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, ये क्वालिटेटिव यहाँ पे एस्पेक्ट हो जाता है, जहां पर ग्रोथ के साथ साथ लोगों की लाइफ में कितना इंपैक्ट आया, क्या उनको एक हेल्दी लाइफ मिली, नॉलेज, एजुकेशन, ये सारी चीजें मिली या नहीं मिली, ये सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। अब इंडिया का रैंक अगर आप नोटिस करोगे ना, तो पिछले कई सालों में 130 के आसपास ही चल रहा है, कभी 131 हो जाता है, कभी 132 हो जाता है, कभी 129 हो जाता है। तो हमारा ना कोई खास यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिला है, ठीक है ना, हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पे एचडीआई के अंदर ज्यादा खास नहीं है। एंड इवन अगर आप कंपेयर करोगे ना इंडिया के नेबर से, जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, ये भी इंडिया से बेटर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ हो गया, नॉलेज का एक्सेस हो गया, एंड साथ ही साथ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर
हमें काफी अच्छा अभी काम करने की डेफिनेटली जरूरत अभी और है। इसी तरह से कुछ और रिपोर्ट्स देख लेते हैं यूएनडीपी के द्वारा। तो एक यहाँ पर है हमारे पास जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एंड लास्टली जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये सारी रिपोर्ट्स आप अपने दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दैट इज लीड्स इंडेक्स। सर लीड्स का मीनिंग क्या है? लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था लॉजिस्टिक्स के बारे में कि जैसे हमारे जो मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नितिन गडकरी जी, उन्होंने लॉजिस्टिक्स के बारे में बहुत बार बात करी है। तो ये जो पर्टिकुलर लीड्स इंडेक्स है ये भी उसी की बात कर रहा है कि जो अलग अलग हमारी स्टेट्स हैं वहां लॉजिस्टिक्स का कितना इजीनेस है। तो लीड्स का मीनिंग भी यही है, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कैसे करें, सर्विसेज हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, ये सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर ना 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइडेड है। सर 3 कैटेगरीज कौन सी? एक हो गया अचीवर्स, जिन्होंने जो टारगेट था वो अपना 90% या उससे ज्यादा को अचीव कर लिया है, तो इसको बोल देंगे अचीवर्स। उसी तरह से कुछ है फास्ट मूवर्स, जिन्होंने टारगेट 80 से 90% के अंदर अचीव किया है। एंड लास्टली तीसरे हैं एस्पायरर्स, जो अभी थोड़ा पीछे हैं पर हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले टाइम में वो थोड़ा बेटर करेंगे। तो जिनका टारगेट से उन्होंने 80% से नीचे अचीव किया है तो वो यहाँ पर अकॉर्डिंगली इंक्लूड हो जाते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है कि लीड्स इंडेक्स कौन रिलीज करता है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर आप नोटिस भी कर सकते हो ये 3 कैटेगरीज अचीवर्स, फास्ट मूवर और एस्पायरर्स, ये इस तरह से इन कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे डिवाइडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, तेलंगाना, यूपी, उत्तराखंड, ये सभी अचीवर्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। सिमिलरली बाकी स्टेट्स को भी इस तरह से हमने कैटेगराइज कर रखा है। अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FAO। अब सर FAO का थोड़ा समझ लेते हैं कि FAO कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है। तो एक इंपॉर्टेंट इसका इंडेक्स है दैट इज फूड प्राइस इंडेक्स। अब देखो खुद समझो, फूड प्राइस इंडेक्स क्या मीनिंग हो सकता है? यहाँ पर ना एक बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज होती हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेट बना लिया जाता है फूड कमोडिटीज का। वहां पर किस तरह से उनके इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस बदले मंथली बेसिस के ऊपर, ये देखा जाता है फूड प्राइस इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पर सर जैसे कौन क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सीरियल हो गया, आपका शुगर, मीट, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी, ये सभी चीजों के प्राइसेस कैसे कैसे चेंज हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर हमें देखते हैं 2014-16 का। अकॉर्डिंगली हम इसके वेरिएशन देखते रहते हैं। तो ध्यान रखना फूड प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से एक स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर भी है, ये भी FAO ही करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अभी जो 2022 की रिपोर्ट थी यहाँ पर बात करी गई थी हमारे जो एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स हैं वहां पर हम कैसे ऑटोमेशन को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। जो हमारे एग्रीकल्चर हो गया, फूड के रिगार्डिंग जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं हम कैसे ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकती है, ये सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। अगली रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022। ये भी UNFAO दैट इज यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ही निकालता है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने बात करी है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो डीफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट की बात करें ना, तो डीफॉरेस्टेशन की जो रफ्तार थी, जिस तरह से पेड़ कट रहे थे, उसमें एक कमी देखने को मिली है, ठीक है। प्लस साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो दुनिया की आधी से ज्यादा GDP जो है वो डिपेंड करती है अलग अलग इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट के द्वारा ना हमें अलग अलग चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं, प्रोविजनिंग सर्विसेज हो गया, रेगुलेटिंग सर्विसेज हो गया, इस तरह की चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल टिम्बर हो गया, फ्यूल हो गया, फायरवुड हो गया, ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन हो गया, प्लस रिक्रिएशन बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं, टूरिज्म के बेनिफिट्स हो गया, ठीक है ना, तो नेचुरल बेनिफिट्स हो गया, लोगों को एजुकेशन रिगार्डिंग चीजें हो गया, ये सारे जो बेनिफिट्स हमें फॉरेस्ट की मदद से देखने को मिलते हैं। तो जो हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर दुनिया की आधी से ज्यादा GDP डिपेंड करती है, ऐसा UNFAO की स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट हमें ये चीज बताती है। इसी तरह से एक और रिपोर्ट है दैट इज हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। ये भी FAO के साथ में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, पिछले सालों में काफी न्यूज में रहा था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी, तो FAO के साथ मिलकर दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट निकाली जाती है, हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। खुद सोचो ना हॉटस्पॉट का मीनिंग क्या होता है, कुछ ऐसे रीजन्स जहां पर ना हमें ये पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा मात्रा में मिले। तो हंगर हॉटस्पॉट का मीनिंग है कुछ ऐसे एरियाज जहां पर ना फूड के रिगार्डिंग एक मेजर शॉर्टेज है। तो यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया है अफगानिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया, साउथ सूडान, सोमालिया, येमेन और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अराउंड जो मतलब स्पेशली कंट्रीज हैं, इथियोपिया हो गया, ये सारी बातें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जिबूती भी वहां पे अभी हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ दुनिया की हंगर हॉटस्पॉट्स के अंदर आती है कि यहाँ पर फूड के रिगार्डिंग बहुत मेजर शॉर्टेज है। एंड अगर आप नोटिस करोगे
तो 22 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं 53 कंट्रीज के अंदर, जहां पर मेजर फूड इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ जो आज के सेशन में हमें टॉपिक्स डिस्कस करने थे। आई होप आपको सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे FAO हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके साथ में ही हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का लीड्स इंडेक्स देखा, हमने UNDP के कुछ देखे, UNCTAD दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के कुछ हमने इंडेक्सेस देखे, WIPO, नीति आयोग हो गया, एंड लास्टली वर्ल्ड बैंक एंड RBI के कुछ इंडेक्सेस देखे। आई होप आपको ये सारे इंडेक्सेस और साथ साथ इनकी रिपोर्ट्स क्या क्या उनके बात हुई है, इंडिया की कैसी परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम और पर्टिकुलर कुछ रिपोर्ट्स को कंटिन्यू रखेंगे, ताकि ये जो पर्टिकुलर सेशन है रिगार्डिंग रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपका अच्छे से रेडी हो जाए, ताकि अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाओ। वहां पर स्टार्ट करेंगे IMD से। IMD क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है या इंडेक्स आता है, दैट इज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। यहाँ पर UPSC ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछ चुका है, तो ध्यान से देखना। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। अब इंडिया के केस में क्या हुआ है, इंडिया ने ना काफी तेजी से इसके अंदर जंप लेकर आया है। कितना जंप सर? पिछले साल हम यहाँ पर थे 43rd पोजीशन के अंदर, अब आ गए हैं 37 के अंदर, तो काफी अच्छा है, ठीक है। और डेनमार्क ने यहाँ पे टॉप किया है। आप नाम से ही समझ सकते हो कि ये इंडेक्स क्या करता होगा, थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस की यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पर ना इन्होंने 4 बातें करी हैं जहां पर क्या हुआ है, जिन्होंने बिजनेस को काफी इंपैक्ट किया है। और ये कौन से ट्रेंड्स हैं? आप पहले देख सकते हो, इन्फ्लेशन प्रेशर, ठीक है, चाहे आप बात कर लो US की बात कर लो, UK की बात कर लो, या इवन ओवरऑल यूरोप की बात कर लो, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हमें मेजर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देखने को मिला है, ठीक है। इवन इंडिया के केस में भी हमारी जो इन्फ्लेशन रेट थी, काफी लंबे तक हम 6% से ऊपर चल रहे थे, राइट। एंड साथ में ही कुछ तरह के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया। अब इससे तो इंपैक्ट आएगा ही ना बिजनेसेस के ऊपर, बिल्कुल आएगा। सप्लाई चेन बॉटलनेक्स और कोविड-19 दरअसल में काफी लिंक्ड है ये सारे कॉन्सेप्ट्स ही। आप खुद देखो, जब कहीं ना कहीं कोविड-19 हो गया या रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया, उससे सप्लाई चेन में बाधा आती है ना। अब कहीं ना कहीं कुछ जो एरियाज होते हैं जहाँ पे मान लो कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर कोई प्रॉपर सेंटर्स हैं, तो वहां पर इम्पैक्ट आ गया, वो चीजें रुक गई। एंड उससे क्या हो गया, कई बार रॉ मटेरियल्स की कमी चल रही है, कई बार कुछ और पर्टिकुलर चीजों की कमी की चल रही है, एंड ढंग से हम उस सप्लाई चेन को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये मेजर इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट या इंडेक्स रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे ILO की तरफ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है, दैट इज ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23, ठीक है। अब यहाँ पर ना इन्होंने एक बहुत अच्छा एनालिसिस प्रेजेंट किया है। एनालिसिस कैसा है? ये एनालिसिस दरअसल में कोविड-19 के संबंध में है। ये बता रहे हैं कि देखो, जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस अगर बढ़ी है ना, तो बहुत ही कम बढ़ी है, ठीक है। पर जो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, वो ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इससे खुद सोचो, खुद क्या हुआ, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है पर आपकी इन्फ्लेशन है वो उतनी नहीं बढ़ रही, तो होगा क्या, आपकी जो वेज ग्रोथ है ना, जो रियल वेज ग्रोथ है, वो नेगेटिव में चली जाएगी। समझ रहे हो? आपकी मान लो जैसे इनकम पहले 1000 रुपया थी, ठीक है, अब मान लो हो गई वो 10% इंक्रीज होगी, पर अगर महंगाई 30% बढ़ गई, तो दरअसल में आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी या कम हुई? द आंसर इज कम हो गई है। तो यही बात यहाँ पर करी जा रही है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से जो हमारी रियल वेज ग्रोथ है वो नेगेटिव में आ चुकी है, और इससे क्या हो गया, आपकी परचेजिंग पावर में कमी देखने को मिल गई है। एंड साथ में आप नोटिस करो, कोविड-19 की वजह से जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने लगभग 6 वीक्स की वेजेस लॉस कर दी, ठीक है, लॉकडाउन था उस वजह से। एंड साथ में ही जो वुमेन हो गया, ठीक है, इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर जो लोग काम करते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी कहीं ना कहीं इनकम काफी कम होती है, ये पर्टिकुलर सेक्टर ने बहुत मेजर यहाँ पे हिट फेस किया बिकॉज ऑफ कोविड-19। ऐसा यहाँ पर ग्लोबल वेज रिपोर्ट बोल रही है, जिसको रिलीज किया है ILO के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट और, ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। अब यहाँ पर देखो, मॉडर्न स्लेवरी का मीनिंग क्या है। पहले के टाइम में आप देखते हो ना, जैसे कई बार क्या होता था कि आपने किसी को जो बंधुआ मजदूर की हम बात नहीं करते हैं, उसको बोला जाता था स्लेवरी, ठीक है। अब आज के टाइम पर क्या हो रहा है, मॉडर्न स्लेवरी क्या है, अगर किसी से जबरदस्ती काम कराया जाए, फोर्स्ड लेबर, उसको बोल दिया। अगर आप किसी से जबरदस्ती शादी करवा रहे हो किसी की, उसको भी यहाँ पे मॉडर्न स्लेवरी का ही नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ना इस तरह की चीजों को इंक्लूड कर दिया गया है मॉडर्न स्लेवरी के अंदर। अब ये ILO की जो रिपोर्ट है, ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, तो यहाँ पर इन्होंने बात करी है कि लगभग 5 करोड़ लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो क्या कर रहे हैं, जो मॉडर्न स्लेवरी को फेस कर रहे हैं। 2016 में ये लगभग 4 करोड़ था, आज ये 5 करोड़ तक नंबर पहुंच गया। तो 25% का जंप हुआ है पिछले 5 साल के अंदर।
तो काफी एक मेजर इशू देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग 28 मिलियन जो लोग हैं वो फोर्स्ड लेबर के अंदर हैं, और जो 22 मिलियन लोग हैं लगभग वो फोर्स्ड मैरिज के अंदर ट्रैप्ड हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए। तो ये दो रिपोर्ट्स तो हमने काफी डिटेल में पढ़ी। ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो आईएलओ के द्वारा है, ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी आईएलओ के द्वारा। इसके द्वारा दो रिपोर्ट्स और हैं आईएलओ के द्वारा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट एंड साथ ही साथ वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक का। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं हम WEF के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल टूरिज्म एंड ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहाँ पर आप खुद देखो, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि इकोनॉमीज या कंट्रीज ने कैसा काम किया है ताकि वो अपने यहाँ पे सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट ग्रोथ देख पाए ट्रैवल और टूरिज्म के रिगार्डिंग। तो इसी के रिगार्डिंग है कैसे वहाँ पे पॉलिसीज हैं, कैसा वहाँ पे कंट्रीज काम कर रही हैं। तो ये ग्लोबल टूरिज्म एंड ट्रैवल इन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो WEF ने रिलीज किया है। इंडिया की जो रैंक है करेंटली वो 54th पोजीशन पे है, और इस इंडेक्स को टॉप किया गया है बाय जापान। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दरअसल में आप नोटिस करोगे कि जो वुमेन के रिगार्डिंग इश्यूज है ना, ये यूपीएससी में काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ना, ये यही बताती है कि वुमेन की कैसी हालत है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, वुमेन को ना ये 4 एस्पेक्ट्स में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन को देखते हैं। एक हो गया यहाँ पे आपका इकोनॉमिक सेंस में। सर इकोनॉमिक सेंस में कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो कि एक मेल है, एक फीमेल है। अब ये दोनों हो सकता है सेम काम कर रहे हो, ठीक है ना, पर एक जो मेल होगा उसको सैलरी मिलेगी ज्यादा, एक फीमेल को सैलरी मिलेगी कम। खुद सोचो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है ना कि इकोनॉमिक सेंस में दोनों के बीच में हमने डिस्टिंक्शन कर दिया। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो वुमेन को दी जाती हैं, सॉरी मैन को दी जाती है और वुमेन को नहीं दी जाती। आप दुनिया भर में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, सीईओज हो गया, या फिर जो हाईएस्ट मैनेजमेंट पे लोग बैठे हुए हैं, उनको एक बार चेक करो। आप खुद रियलाइज करोगे यार दुनिया के ज्यादातर सीईओज तो मेल हैं, थोड़े बहुत है फीमेल भी, पर ज्यादातर तो मेल है। ये क्या दिखा रहा है? इकोनॉमिक सेंस में हम उनकी पार्टिसिपेशन को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। तो पहला एस्पेक्ट तो यहाँ पर इकोनॉमिक सेंस में हो गया कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ये पहला पैरामीटर है। उसी तरह से दूसरा पैरामीटर है हमारा एजुकेशन के संबंधित। होता क्या है अगर एजुकेशन की फील्ड में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया की बात कर लो, लिटरेसी रेट जरा चेक करो, आप रियलाइज करोगे यार जो मेन है ना, इनकी लिटरेसी रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो मेन है उनको हमने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी पढ़ने की, इनको अच्छे स्कूलों में हमने पढ़ाया, वुमेन को हमने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, एक तरह से हमने ट्रीट किया कि नहीं यार इसको तो शादी कर देनी है तो पढ़ाने की क्या जरूरत। तो अकॉर्डिंगली इसका इम्पैक्ट आता ही आता है। तो एजुकेशन अटेनमेंट भी दूसरा फैक्टर हो गया। उसी तरह से एक हमारा तीसरा फैक्टर भी है, दैट इज हेल्थ एंड सर्वाइवल। अब सर इसका मीनिंग क्या है हेल्थ एंड सर्वाइवल का? देखो महिलाओं की ना कुछ इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव नीड्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल या फिर अदर इश्यूज से उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है, उसकी स्पेशल हेल्थ केयर नीड्स होती हैं, ठीक है। इसके साथ ही जैसे मेंस्ट्रुएशन हो गया, वहां पर इश्यूज आते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जब बच्चे को डिलीवर करना होता है, ठीक है ना, जब बर्थ के टाइम पर डिलीवरी होती है तो वहां पर हमें चेक करना होता है कि अब बच्चे की डेथ ना हो जाए। जो हम चेक कैसे करते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मदर की डेथ ना हो जाए किसी प्रेगनेंसी रिलेटेड रीजन की वजह से। तो ये सारे एस्पेक्ट कहीं देखने होते हैं, नहीं देखने होते हैं? बिल्कुल। साथ में ही आयरन की कमी देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? अनीमिया। तो ये सारे इश्यूज हैं या नहीं है? आंसर इज यस। इंडिया के केस में अभी भी हमें इस डायरेक्शन में बहुत काम करना बचा हुआ है, और इसी का नाम है तीसरा पैरामीटर का हेल्थ एंड सर्वाइवल। इसी तरह से जो चौथा पैरामीटर है दैट इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब ये सारी चीजें तो आप लोग देखते ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपकी लोकसभा की, तो लोकसभा में आप देखोगे कि सिर्फ 14% महिलाएं हैं। देखो कंट्री में ना 50% मेल है नियरली, और 50% ही फीमेल है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। आप 51 भी इसको मान सकते हो, इसको 49 मान लो, चलो ठीक है। पर तब भी क्या है, तब भी बराबर बराबर के आसपास ही है। तो हमारी लोकसभा के अंदर भी तो रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आंसर इज यस, बिल्कुल होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ 14% महिलाएं हैं और बाकी 86% हमें यहाँ पे मेन देखने को मिलते हैं। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे होगा? ऊपर से आप देखो हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स जी हैं, ठीक है, सिर्फ ममता बनर्जी आज के टाइम पर एक महिला चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी इंडिया में चीफ मिनिस्टर है सारे के सारे मेल हैं, ठीक है। ऊपर से आप और लेवल्स के ऊपर देख सकते हो, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, कितने आपने देख लिए प्राइम मिनिस्टर मेल, सॉरी फीमेल, या प्रेसिडेंट आपने कितने फीमेल देख ली? हार्डली 2, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल सेंस में भी अभी एम्पावरमेंट बाकी है। तो ये जो 4 पैरामीटर्स है ना, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी,
एजुकेशनल अटेनमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल। तो ये 4 बेसिक डायमेंशंस के ऊपर देखा जाता है कि जेंडर पैरिटी कितनी है, महिलाओं को कितनी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। तो अगर बात करें इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो 2022 में इन्होंने ऐसा देखा है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप होगा ना, वो 68% इसको क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग क्या, 2021 से हमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर हम इसी तरह से काम करते रहें, कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए हम कुछ नई नई चीजें कर रहे हैं ना, तो उससे थोड़ा ग्लोबल गैप है, जेंडर गैप है, वो कम तो हो रहा है। पर ऐसा करने में हमें लगभग 132 साल लग जाएंगे अगर मैन और फीमेल को हमने कहीं ना कहीं बराबरी पर लेकर आना है। इसके साथ में अगर आप नोटिस करो, जो टॉप की 10 इकोनॉमीज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं 80% जेंडर गैप को उन्होंने क्लोज कर दिया है। अब इंडिया का आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं हेल्थ एंड सर्वाइवल वाले केस की, वहां पर इंडिया दुनिया में सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर इंडिया का रैंक काफी खराब है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। साथ में ही जो पॉलिटिकल सेंस में भी ना इंडिया का स्कोर थोड़ा कम हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी एक मेजर इशू हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं ईपीआई की तरफ, दैट इज इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये भी WEF ही रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही है। पर इसके साथ ही साथ आपको येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और साथ में ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये भी साथ में रिलीज करता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि ईपीआई WEF जरूर है, पर उसके साथ ही साथ येल हो गया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये देखने को मिल जाएंगी। अब ईपीआई जो है 180 कंट्रीज को रैंक करता है कि कैसी वहां पे क्लाइमेट चेंज की परफॉर्मेंस है, एनवायरमेंट हेल्थ है और इकोसिस्टम वाइटलिटी है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। अब इसका मीनिंग सर क्या हो सकता है, खुद सोचो, दुनिया में कौन से ऐसे रिस्क हैं जो कहीं ना कहीं दुनिया को इंपैक्ट कर सकते हैं बहुत ज्यादा आने वाले टाइम के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हो सकता है आपके इकोनॉमिक रिस्क हो, ठीक है, कुछ एनवायरमेंट के रिगार्डिंग रिस्क हो, कुछ जियोपॉलिटिकल, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अब कल को हो सकता है एआई के कुछ मिसयूज होने लग जाए, उससे हमारे यहाँ पे कंट्री के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट या दुनिया के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, बहुत सारे लोगों की जॉब जा सकती हैं। सोसाइटल, दुनिया में मतलब लोगों के बीच में आपस में कुछ मतभेद आ सकते हैं। जियोपॉलिटिकल, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन क्राइसिस हमें देखने को मिल गया है। इन्वायरमेंटल हो गया, हमने जो पेड़ काट दिए उससे क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, कहीं ना कहीं उससे क्या हो गया, उससे दुनिया को इम्पैक्ट आ रहा है। एंड सिमिलरली इकोनॉमिक रीजन भी हो सकते हैं। तो ये 5 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर की रिस्क को हाईलाइट किया जाता है। अगर बात करें ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 की, तो आपको देखने को मिलेगा कि देखो, वैक्सीन इनइक्वालिटी एंड उससे अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी, ये एक मेजर रिस्क है। कहने का मीनिंग क्या, देखो, जब हमने वैक्सीन बनाई ना, तो कुछ कंट्रीज ने तो अपने लिए वैक्सीन बहुत सारी अपने पास स्टोर करके रख ली। जैसे मान लो यूएस हो गया, उन्होंने तो कई कई लोगों के लिए बहुत सारी वैक्सीन बना के रख ली, पर अफ्रीका के लोगों का किसी ने सोचा ही नहीं। अब अगर अफ्रीका में हमने वैक्सीन नहीं लगाई तो क्या होगा, अफ्रीका के लोगों को कोविड-19 होगा। अफ्रीका के लोगों को कोविड-19 होगा कि क्या वहां पे वो इकोनॉमी की अपनी रिकवरी करवा पाएंगे? आंसर इज नो, नहीं करवा पाएंगे। तो ये एक मेजर इशू है। इसके साथ में ही ना, अगर हम बात करें 2024 तक, ऐसा बात करी जा रही है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, चाइना को अगर हम छोड़ दें, तो 5.5% प्री पैंडेमिक एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ थे, वो नीचे आ चुकी होंगी। तो ये भी एक मेजर इशूज है। साथ में ही डिजिटल सिस्टम हो गया, साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो डिजिटल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंस हमारी बढ़ रही है। पर जब तक हमने सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करी, तब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, बिल्कुल। साथ में क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और स्पेस के अंदर भी एक तरह का डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारे मेजर हमें इश्यूज देखने को मिल सकते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अंदर। आप ध्यान रखिएगा कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये इसको रिलीज करता है। इसके अलावा भी ना बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज करी जाती हैं। एक बार क्विकली इनका नाम पढ़ लेते हैं, ताकि कल को अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम उनको एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाए एमसीक्यू की फॉर्मेट में जब क्वेश्चंस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस रिपोर्ट, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब्स रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, बायोडाइवर्सिटी बाय 2030, ट्रांसफॉर्मिंग सिटीज रिलेशनशिप विद नेचर, इंडियन सिटीजन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड रिपोर्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए, राइट। तो ये हमने काफी डिटेल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कवर कर दिया। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज यूएनएफपीए। एक्चुअली इसका नाम यूएनएफपीए है, पर इसको लिखते ऐसे हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसके रिगार्डिंग ना एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022।
अब यहाँ पर बात क्या करी गई है, यहाँ पर एक्चुअल में इसमें क्या बात करी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन की कैसी स्टेट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो कि जैसे अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज जो होती हैं वहां पर वो 60% के अंदर अबॉर्शन हमें देखने को मिलता है, और अबॉर्शन भी काफी सारे ना 45% अनसेफ होते हैं, एंड उसकी वजह से मैटरनल डेथ्स हो जाती हैं। मैं अभी बात कर रहा था ना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, तो एक मेजर रीजन इसके हाई होने का ये भी है कि बहुत सारे अबॉर्शन जो अनसेफ होते हैं। अब प्रॉपर तरह से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू अगर अबॉर्शन नहीं कराया जाएगा तो उससे डेथ होने की पॉसिबिलिटी रहती है, और यही यहाँ पे हमने देखा है। ठीक है ना। इसी तरह से 18 साल की एज से भी पहले 13% जो महिलाएं हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वो चाइल्ड बियरिंग हो जाती है, मतलब बच्चे को जन्म दे देती हैं। ठीक है, तो ये भी एक इशू है, उससे महिलाओं की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट तो बिल्कुल आएगा। इसके अलावा 2015 से लेकर 2019 की अगर हम बात करें ना, तो 121 मिलियन यानी कि 12 करोड़ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज हमें देखने को मिली थी अक्रॉस द वर्ल्ड हर साल। ठीक है ना। तो और इसमें से हर 7 में से एक जो प्रेगनेंसी है इस तरह की वो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली इंडिया को भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करने की अभी जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दैट इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट। अभी आजकल टाइम में ना बहुत मेंटल हेल्थ के ऊपर जोर दिया जा रहा है। रीजन क्या है कि जैसे जैसे हमें दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो गया या फिर एक तरह से कैपिटलिज्म का हमें इंक्रीज देखने को मिला है, उससे बेसिस पे जो हमारी लाइफ है ना वो काफी फास्ट पेस्ड हो गई है, काफी तेजी वाली जिंदगी जी रहे हैं हम, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर देखने को मिला है। तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ की जो इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी WHO ने ये रिपोर्ट जो रिलीज करी है वहां पर बात करी है कि नियरली 100 करोड़ लोग नियरली किसी ना किसी तरह के मेंटल हेल्थ इश्यू से जी रहे हैं, और इनमें से 14% है अडोलेसेंट। तो काफी यंग एज के अंदर ही हमें लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो जो साइकोसिस पेशेंट है उनमें 70% को तो ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा। ठीक है, और जो हमारा कहीं ना कहीं कोशिश है कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान जो हमने 2030 तक अचीव करना है, वहां पर प्रोग्रेस काफी धीरे है। तो हुआ क्या है ना कि कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट तो कर लिया, पर कहीं ना कहीं अब भी हम जो हमारा टारगेट है उससे बहुत दूर अभी है। तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग अभी वर्क करना है, ऐसा ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO रिपोर्ट है वो यहाँ पर कह रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2022 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है WHO इसको रिलीज करता है, और अगर आप नोटिस करो ना टीबी एक आज भी मेजर इशू बना हुआ है। ऑल्दो हमारी दुनिया की कोशिश है कि 2030 तक हमने इसको एलिमिनेट करना है। इंडिया थोड़ा और एम्बिशियस है, इंडिया ने सोचा है हम 2025 तक एलिमिनेट करेंगे, पर अभी जो करंटली हालत है ना वहां लग नहीं रहा कि ये चीज हो पाएगी। क्यों सर, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर आप नोटिस करो, देखो कोविड-19 के बाद जो दूसरी ऐसी कहीं ना कहीं लीडिंग कॉज थी ना लोगों की डेथ लेने की, लोगों की जान के रिस्पॉन्सिबल थी, वो टीबी की वजह से हुई है। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो 2019 से लेकर 2021 के बीच में जो नंबर ऑफ डेथ्स है ना वो कम नहीं हुई, वो बढ़ गई हैं। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि इसको एलिमिनेट करना है और ऊपर से डेथ तो बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली उल्टे डायरेक्शन में हम जा रहे हैं एक तरह से। अगर आप नोटिस करोगे 2021 में तो नियरली 1 करोड़ लोगों को हमने देखा कहीं ना कहीं, मतलब उनको टीबी हुआ। ठीक है, जो कि 2020 से 4.5% का इंक्रीज था। इंडिया के अंदर ना बहुत ज्यादा टीबी हमें देखने को मिलता है। अगर आप बात करोगे ना तो हर 7 में से जो 2 लोग हैं कहीं ना कहीं इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं विद टीबी। कहने का पॉइंट क्या, अगर दुनिया में 7 लोगों को टीबी हो रहा है ना तो उसमें 2 लोग इंडियन होंगे। तो 28% केसेस इंडिया में देखने को मिल जाते हैं, एंड साथ में ही आप ये पर्टिकुलर चीज भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, WHO की और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दैट इज वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022। ठीक है, अब यहाँ भी WHO ने क्या बात करी है कि जो मलेरिया के रिगार्डिंग जो केसेस हैं या डेथ्स हैं वो सिमिलर ही रेंज में रही है। ठीक है, ना बढ़ी है ना कम हुई है, तो उतनी ही स्टेबल हमें देखने को मिली है। 247 मिलियन केसेस हो गया। ठीक है, 6,19,000 मलेरिया डेथ्स हो गया। ये ग्लोबली हमें देखने को मिली है 2021 के अंदर। अब इंडिया में यहाँ पर भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। यहाँ पे आप नोटिस करो इंडिया में 79%, तो 4/5 नंबर ऑफ केसेस, लगभग 80% केसेस हमें देखने को मिलते हैं, और 83% जो डेथ्स होती हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर। पहली बात नोटिस करना, ये ग्लोबली की बात नहीं हो रही। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बात हो रही है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडिया का इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ठीक है, जैसे जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, तो दिव्यांग जन का क्या सिचुएशन है। ठीक है, क्या उनको प्रॉपर हम चीजें बता पा रहे हैं नहीं दे पा रहे, इसके रिगार्डिंग WHO की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर ये बात करी है कि जिनको किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है ना,
उनकी डेथ जनरली जल्दी हो जाती है। और कितनी जल्दी हो जाती है? लगभग 20 साल पहले हो जाती है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, डायबिटीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, डिप्रेशन हो गया, यहां पर ज्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं। कहने का मीनिंग क्या कि अगर मान लो एक पर्सन है, ठीक है, उसको कितनी पॉसिबिलिटी है कि उसको ये सारी बीमारियां हो जाए, और एज कंपेयर टू जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसके पास डबल रिस्क होता है कि उसको इस तरह की बीमारियां देखने को मिल जाएंगी, डायबिटीज, स्ट्रोक, डिप्रेशन जैसी। तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक मेजर इशू इनके रिगार्डिंग भी देखने को मिला है। नियरली 16% ऑफ पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरह की सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो इस नंबर को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगला हमारा टॉपिक है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से भी चीजें इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल ये ऑर्गेनाइजेशन भी पॉइंट है, तो थोड़ा इसको भी अच्छे से हम देख लेते हैं। एक हमारा पहला टॉपिक है दैट इज अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। देखो, पहले तो मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। एक वर्ड होता है हमारा अडेप्टेशन और दूसरा वर्ड हमें देखने को मिलता है दैट इज मिटिगेशन। अब सर इनमें फर्क क्या है? देखो, अडेप्टेशन में ना हमने मान लिया कि क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा। अब हम सोच रहे हैं कि उसको अडेप्ट कैसे करें, कैसे हम अपने आप को एडजस्ट करें जो करंट इफेक्ट आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, एंड कहीं ना कहीं जो फ्यूचर में इफेक्ट आएंगे क्लाइमेट चेंज के, उसके साथ हम कैसे एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। यहां पर मीनिंग होता है इसका अडेप्टेशन। वेयर एज जब मैं बात करता हूं मिटिगेशन की, तो यहां पर बात करी गई है कि हम जो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस गैसेज है, इनके एमिशन को कैसे हम कम कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, कैसे हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे कम करने की बात है मिटिगेशन के अंदर। तो ये यहाँ पे फर्क होता है अडेप्टेशन और मिटिगेशन के अंदर। अब ये जो रिपोर्ट है ना, यहाँ पे अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, यहाँ पर ये यूनेप रिलीज करता है, और यहाँ पे ये बात करी गई कि कैसे जो हमने टारगेट सेट कर रखे हैं, ठीक है ना, हमने जो अब कहीं ना कहीं अपने जो टारगेट सेट कर रहे हैं, हम वहां से कितना दूर है और कितना काम हमें उस डायरेक्शन में करने की जरूरत है। यहाँ पर ये मीनिंग होता है अडेप्टेशन का। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, तो यहाँ पर 84% जो हम कहीं ना कहीं जो पार्टीज हैं, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, सीओपी जो हम बात करते हैं, वहां पर जो अलग अलग पार्टीज होती हैं, तो 84% जो कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लिए एक एटलीस्ट नेशनल अडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट उनके पास है। ठीक है, इन्होंने साथ में साथ टारगेट्स भी अपने सेटअप कर रखे हैं। तो ये डेफिनेटली आप ध्यान में रखिएगा कि अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है वो यूनेप रिलीज करता है। इसी तरह से एक है मिशन गैप रिपोर्ट 2022। अब ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है, ये भी यूनेप ही रिलीज करता है। यहाँ पर ना ये दरअसल में चेक करता है कि एमिशन गैप कितना है। सर एमिशन गैप का मीनिंग क्या होता है? देखो, हम सभी ने ना अपने अपनी कुछ प्लेज ले रखी है। कहने का मीनिंग क्या कि अगर हमने इस टेम्परेचर जो राइज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, या फिर जिसकी हम ये कोशिश है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से हम कहीं ना कहीं कम रखें, उसके लिए हमने कुछ कमिटमेंट करी हुई है, नहीं करी हुई? आंसर इज यस। ठीक है ना? अब ये जो कमिटमेंट करी हुई है, उस हिसाब से हम कहां पर होने चाहिए थे वर्सेस द एस्टिमेटेड जो कहीं ना कहीं रिडक्शन अभी रिक्वायर्ड है, उसके लिए दोनों के बीच में कैसा गैप है। ठीक है ना? गैप किसके बीच में? एक साइड है जो हमने प्लेज ले रखी है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने, एंड वर्सेस जो एस्टिमेटेड रिडक्शन हमें चाहिए ताकि हम उस तक पहुंच पाए, अपने टारगेट्स तक पहुंच पाए बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। इनके बीच का जो गैप है ना, इसी को बोलते हैं एमिशन गैप। ये कितना हमें गैप को उसको मैनेज करना है, उसकी यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर बात करी गई है। अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बात करी गई कि अगर हमें इसको 2 डिग्री सेल्सियस हो गया या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, कहीं ना कहीं हमें अपने जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन है उसको 30% से लेकर 45% के बीच में कम करना है। जो डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी तरफ से जो दे दिया, वो ऐसा बोल रही है रिपोर्ट है वो काफी नहीं है, हमें इसको एक्सीड करना पड़ेगा। इवन देखो जो इंडिया है ना, इसमें अपनी कोशिश कर भी रहा है, हमने अपने एनडीसीज को एक्सीड करने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ हम बात डेफिनेटली चल रही है। पर फिर भी अगर आप नोटिस करोगे, जो वर्ल्ड एवरेज पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन है वो 6.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिल जाएंगे इक्वलेंट उसके 2020 में। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप नोटिस करना, जैसे चाइना में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे इंडिया है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि सर इंडिया काफी खराब कर रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखो, इंडिया की आप पॉपुलेशन भी तो देखो, चाइना की आप पॉपुलेशन भी तो देखो। तो इंडिया में ना ओवरऑल अगर आप देखोगे नंबर, तो नंबर आपको हाई दिखेगा, पर अगर आप नंबर डिवाइडेड बाय मतलब ओवरऑल कितना हमने किया ग्रीन हाउस गैस एमिशन डिवाइड बाय पॉपुलेशन मतलब पर कैपिटा देखोगे, तो आप रियलाइज करोगे इंडिया ज्यादा नहीं कर रहा। यहाँ पर हो क्या रहा है ना, यूएसए के लगभग 35 करोड़ लोग वो मिलके इतना एमिशन कर रहे हैं, इंडिया में 130 करोड़ के आसपास या 135 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो मिलकर इतना एमिशन कर रहे हैं। तो आप खुद देखो ना कि यहाँ पर यूएसए एक बंदा ही इतना ज्यादा एमिशन कर रहा है, इंडिया से कई गुना ज्यादा है वो। ऐसा मत समझना कि इंडिया भी यूएसए के पास में एमिशन कर रहा है, नहीं,
पर कैपिटा के टर्म्स में इंडिया काफी पीछे है बहुत सारी कंट्रीज के, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दैट इज यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट। अब यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है, यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती हैं। यूनेप तो है ही है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम तो है ही है, उसके अलावा WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब इस रिपोर्ट में बात क्या करी गई है, बात करी गई है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लो कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की बात कर लो, नाइट्रस ऑक्साइड की, इनकी कंसंट्रेशन हमें इंक्रीज ही होती हुई देखने को मिल जाती है। जितना हमने देखो पेंडेमिक के टाइम पे जब लॉकडाउन था ना, तब हमने नोटिस किया ना जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस थे उसमें कमी देखने को मिली थी, हमारा एनवायरमेंट वापस से हील करने लग गया था। अब यहाँ पर ये जो रिपोर्ट बात कर रही है कि जिससे पेंडेमिक से पहले जो हमारी हालत थी ना कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से, तो हम कहीं ना कहीं उसके पास में ही वापस पहुंच चुके हैं, तो वापस बाउंस बैक वहां पे हमें देखने को मिल गया है, जो कि एक खराब सिचुएशन है। साथ में ही मीन सी लेवल की बात करें तो यहाँ पर भी उसका इंक्रीज हुआ है, ठीक है, हर साल डेफिनेटली इंक्रीज ही होता जा रहा है, तो ये भी एक मेजर इशू देखने को मिल गया है। तो ध्यान रखना, यूनाइटेड साइंस रिपोर्ट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, जिसमें से एक यूनेप भी है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, फूड वेस्ट इंडेक्स, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट, ये सारी भी यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज करी जाती हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट। नाम से क्लियर है कि एशिया के अंदर क्लाइमेट का क्या इंपैक्ट रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिले, फ्लड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया, एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस हुआ नियरली $35 बिलियन का, तो बहुत ही बड़ा नंबर है। सर इंडिया के केस में क्या हुआ, इंडिया ने भी लगभग $4.5 बिलियन का कहीं ना कहीं लॉस देखा बिकॉज ऑफ स्टॉर्म्स, एंड साथ में ही फ्लडिंग की वजह से $3 बिलियन का और भी इसका जहाँ पे इकोनॉमिक लॉस इंडिया को फेस करना पड़ा। तो अगर हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट को ठीक है उसके इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, तो ये जो इकोनॉमिक लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं ना इन सभी की वजह से, उसको भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, इसको रिलीज कौन करता है, WMO ही करता है। यहाँ पर बात करी गई है 3 चीजों की, 3 ग्रीन हाउस गैसेस की, कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे भी इसने भी वही सिमिलर बात करी है कि काफी नई हाइट्स हमें देखने को मिल गई है, और हमें काफी अगर हम इसी तरह से देखें तो एमिशंस जो होंगे ना वो 2030 तक हमारे 10% इंक्रीज कर जाएंगे एज कंपेयर टू 2010 लेवल। तो ये बात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022। इसको एक बार समझ लेते हैं। तो ये WMO रिलीज कर रहा है इसको, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बात करी है जो ओशियंस की, ठीक है, ये वर्ड देखो ना ओशियन, तो ओशियन क्या होता है, मेजरली एक तरह से कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, ठीक है, जितना भी आपने कहीं ना कहीं कार्बन एमिट हुआ ना एटमॉस्फेयर के अंदर, उसमें से लगभग 26% ओशियंस उसको टेकअप कर लेते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। पर ओशियंस की भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है ना, तो हमें अपने कार्बन को कहीं ना कहीं जो कार्बन एमिशन है उसको कम करना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज कर पाए उसको। अगला टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021। अब यहाँ पर ये WMO की जो रिपोर्ट है, यहाँ पर इसने बात करी है जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर, ग्लोबल मीन टेम्परेचर की बात करी है कि कैसे वो इंक्रीज हुआ, कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे इंक्रीज हुई। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कंट्रीज की बात है, जैसे चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इनके यहाँ पे हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर मान लो आप एरिया में रहते हो और वो एरिया अब रहने लायक नहीं रहा, वहां पर एक तरह से क्लाइमेट इश्यूज देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ये सभी कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे नहीं करेंगे, आंसर इज यस, एंड उसकी वजह से आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ये बातें भी यहाँ पर हमारे लिए देखने को मिल जाती हैं। तो इसको आप इनफैक्ट ना प्रीलिम्स के लिए चलो हम पढ़ ही रहे हैं, पर ये मेंस के अंदर भी आप इस तरह के फैक्ट्स को अपने यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो अंटार्कटिका के ऊपर आपको ओजोन होल देखने को मिलता है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। लास्टली स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट चलो हमने देख लिया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है WMA के द्वारा, दैट इज स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अगला हम मिनिस्ट्री की तरफ चलते हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको एक बार समझते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है HEIS। देखो जब मैं बात करता हूं HEIS की, ये मीनिंग है इनका हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पर जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है ना, उनकी रैंकिंग करी जाती है एक तरह से कि कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ पर कितने रिसर्च पेपर दिए जा रहे हैं,
उनसे हिसाब से इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग करी जाती है। सर ये रैंकिंग कौन करता है? ये रैंकिंग होती है बाय NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको पब्लिश करता है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये ना हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट इसको रैंक कर रही है। पहले क्या होता था, NIRF के पहले यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के पहले, तब प्राइवेट एंटिटीज इस तरह से रैंक करा करती थी, पर अब गवर्नमेंट के द्वारा इसको रैंक किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, ऑल्दो इसको याद तो नहीं करना, पर IIT मद्रास का टॉप मोस्ट पोजीशन है ओवरऑल। यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो IISc बैंगलोर आपको देखने को मिल जाएगा। कॉलेजेस में आपको मिरांडा हाउस जो न्यू दिल्ली के अंदर है, वो यहाँ पे टॉप पे देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट है, इसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत थी, दैट इज आर्या। आर्या की सर फुल फॉर्म क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। तो देख रहे हो इंस्टीट्यूशंस हमारे कितना इनोवेट कर रहे हैं, किस हिसाब से वो इनोवेशन के पैरामीटर्स पे कैसे खरे उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे, वो इंपॉर्टेंट हमें देखना है। तो इसीलिए ये रिपोर्ट है। आज के टाइम पर ना देखो, एक एंटरप्रेन्योरशिप की ना एक वेव है। तो एंटरप्रेन्योरशिप उसी के ऊपर बेस्ड है कि आप कितना इनोवेट करते हो, किस तरह से आप जो लोगों की प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं उनका समाधान करते हो, उसके लिए आप प्रॉपर एफर्ट्स लेते हो। ठीक है ना? तो उसी चीज को देखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये रिपोर्ट है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। यहाँ पर IIT मद्रास टॉप मोस्ट पोजीशन पे था, और सेकंड नंबर पे हमें IIT बॉम्बे देखने को मिला है। और फोकस यही है कि आपका इनोवेशन हो गया, स्टार्टअप कल्चर हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्टूडेंट्स के अंदर, फैकल्टीज के अंदर, इसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर हमें रैंकिंग हमें देखने को मिल जाती है। अगला हमारा टॉपिक है DARPG, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। अब पब्लिक ग्रीवांसेस मतलब लोगों की जो शिकायतें होती हैं, कहीं ना कहीं उनको सुनवाई होती है नहीं होती, उसका मीनिंग होता है पब्लिक ग्रीवांसेस का। तो इनका एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, दैट इज गुड गवर्नेंस इंडेक्स। दरअसल मैं अगर आपको बात बताऊं ना, तो 25 दिसंबर को ना हर साल हमारे जो प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्म दिवस होता है। उसी दिन पे हम सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो ये जो पर्टिकुलर अगर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, या गुड गवर्नेंस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, ऑल्दो इंडेक्स तो साल में 2 बार हमें देखने को मिलता है। तो इसको पब्लिश किया जाता है DARPG के द्वारा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा। यहाँ पर क्या होता है, हमारी अलग अलग जो इतनी स्टेट्स हैं, हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, कहाँ पर कैसा काम किया गया, क्या उन्होंने गवर्नेंस के रिगार्डिंग उनको इंप्रूवमेंट करा या नहीं करा, क्या टेक्नोलॉजी की मदद ली या नहीं ली, लोगों की जो मुश्किलें थी उनको सॉल्व करने के अंदर उनकी जो शिकायतें सुनी गई या नहीं सुनी गई। कहीं ना कहीं जो अगर आप नोटिस करोगे तो ईज ऑफ लिविंग की तरफ जो लोगों का एक तरह से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ईज ऑफ लिविंग हम लेकर आए, क्या वहां पर हमने अच्छा काम किया या नहीं किया, उनका जुडिशियल पब्लिक सेफ्टी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो गया, इसके लिए काम किया या नहीं किया, ये उस हिसाब से अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग यूटीज को यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर हम 4 ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाती है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स, फिर आ जाती है आपकी यूटीज आ जाती हैं, उसी तरह से ग्रुप A और ग्रुप बी के अंदर बाकी स्टेट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। देखो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर था, यूटीज के अंदर दिल्ली सबसे ऊपर था, ग्रुप A जो स्टेट्स हैं वहां पर गुजरात सबसे टॉप पे था, और ओवरऑल भी गुजरात ही टॉप पे था। और वैसे अगर ग्रुप B स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश हमें यहाँ पे टॉप पे देखने को मिल जाएगा। तो 20 स्टेट्स हैं, 20 ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने गुड गवर्नेंस इंडेक्स के स्कोर्स को यहाँ पे इंप्रूव किया है अपने पिछले सालों के स्कोर्स के कंपैरिजन में। अगला हमारा टॉपिक है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। अभी मैंने आपको बताया ना गवर्नेंस के बारे में, तो ई गवर्नेंस का मीनिंग क्या होगा? ई गवर्नेंस का मीनिंग यही है कि आप टेक्नोलॉजी की मदद से कहीं ना कहीं लोगों तक जो सर्विसेज है उनका बेटर तरह से उनको तक पहुंचा पाओ, उनके जो बेनिफिट्स है लोगों तक अच्छे से पहुंच पाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से एक तरह से जो अलग अलग सर्विसेज हैं लोगों तक पहुंच पाए, इसी का मीनिंग है ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। और उसी चीज की असेसमेंट करी जा रही है बाय DARPG। अब आप सभी जानते हो जो DARPG है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस और पेंशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे ना, तो आप नोटिस करोगे केरला का काफी अच्छा स्कोर है, सबसे टॉप में है। यूटीज के अंदर जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स के अंदर मेघालय और जो नागालैंड है वो सबसे टॉप में चल रहे हैं। ठीक है, और साथ में ही फाइनेंस हो गया, लोकल गवर्नेंस हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट यूटिलिटी सेक्टर्स होंगे, वहां पर ई सर्विसेज उनकी टॉप मोस्ट वाइडली यूज्ड है। एक आखिरी इसका इंडेक्स है GRI, दैट इज ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स। ग्रीवांस मैंने अभी आपको बताया ना, शिकायतें, आपकी शिकायतें कितनी अच्छी तरह से सुनी जाती हैं, उनका क्या समाधान किया जाता है या नहीं किया जाता, ये बात होती है ग्रीवांस रिड्रेसल की। तो DARPG इसको हर महीने रिलीज करती है। ठीक है, जो हमने देखा ना अभी DARPG किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत थी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है DARPG वो रिलीज करता है।
यहाँ पर होता क्या है, आपके अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑटोनमस बॉडीज को ये रैंक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो यूआईडीएआई है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कॉन्सेक्यूटिवली काफी ऊपर ही चल रहा है, ठीक है, ग्रीवांस रिड्रेसल के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर कोई शिकायतें आती है ना लोगों की, तो उनका समाधान बहुत अच्छे तरह से कर दिया जाता है। तो आज के सेशन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डीएआरपीजी इसके बारे में जाना, साथ में ही हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एंड जो डब्ल्यूएचओ की हमने रिपोर्ट्स देखी हेल्थ के परस्पेक्टिव से, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, एंड साथ में ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इन सभी के संबंधित जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे, वो हमने आज के लेक्चर में समझे हैं। कुछ थोड़े से और बच गए हैं, वो हम इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें अच्छे से कवर कर लेंगे। बट आई एम वेरी श्योर आपको ये सीरीज काफी अच्छे से पसंद आ रही होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से हम आने वाले प्रीलिम्स के अंदर डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कुछ मिसलेनियस और रिपोर्ट्स होती हैं, कई बार हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आज के लेक्चर में भी कुछ और मिसलेनियस और चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। अब ये जो लेक्चर होगा ना, थोड़ा फास्ट होगा। रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ रिपोर्ट्स होंगी, तो रिपोर्ट्स का ना हम ये पढ़ लेंगे कि रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, या एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उससे ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो कभी रिपोर्ट्स को खत्म ही नहीं कर पाओगे। तो जैसा यूपीएससी के एग्जाम की डिमांड है, बिल्कुल उस तरह से हम यहाँ पर इस लेक्चर को कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कोई यहाँ से क्वेश्चन आए ना, तो हम उसको टैकल कर लें। वैसा जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया ही हुआ है, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस में से हर साल लगभग 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रिपोर्ट हमारे लिए है, दैट इज स्पेशल 301 रिपोर्ट। अब सर ये क्या मीनिंग होता है इस रिपोर्ट का? देखो यहां पर दरअसल में बात होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। आप सुनते हो ना आईपीस के बारे में, जैसे आपका पेटेंट हो गया, आपके कॉपीराइट्स हो गया, इस तरह की चीजें। तो ये जो स्पेशल 301 रिपोर्ट है, इसको रिलीज कौन करता है? ऑफिस ऑफ यूएसटीआर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। कौन सी कंट्री कैसा काम कर रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, क्या उन्हें प्रॉपर चीजों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारी बातें यहाँ पर देखी जाती हैं। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा या फिर यूएसटीआर के द्वारा ये स्पेशल 301 रिपोर्ट निकाली गई है, इसमें इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है विद अदर कंट्रीज सच एज चाइना हो गया आपका, इंडोनेशिया, रशिया, वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, इन सभी के साथ प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। अब क्यों रखा हो सकता है? क्योंकि इंडिया में ना देखो एक चीज है, दैट इज इंडिया के पास एक एक्ट है, सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट, जो डील करता है एवरग्रीनी ऑफ पेटेंट से रिगार्डिंग। अगर मान लो आपके पास कोई पेटेंट है, मान लो किसी मेडिसिन का पेटेंट है, आपने उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके बोल दिया कि नहीं भैया अब तो ये नया प्रोडक्ट बन गया। अब ऐसा करने से पता क्या होता है, कंपनीज इस चीज का मिसयूज करती है। इंडिया चाहता है कि ये मिसयूज को रोका जाए, वेयर एज जो यूएस की कंपनीज है, जो कहीं ना कहीं जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है, उनको इससे नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से काफी ये कॉन्टेंशियस बन जाता है सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। और भी बहुत सारे कॉन्टेंशियस इंडिया और यूएस में विद रिगार्ड्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे देखे जा सकते हैं इस स्पेशल 301 रिपोर्ट के अंतर्गत। इसके साथ में ही इंडिया ने और बहुत सारी चीजों को साइन किया हुआ है, जैसे आईपीआर रिलेटेड कन्वेंशन है, ट्रिप्स हो गया, ठीक है, ये डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आ जाती है, बर्न कन्वेंशन हो गया, बुडापेस्ट ट्रीटी हो गया, पेरिस कन्वेंशन हो गया, ये सारी इंडिया के द्वारा डेफिनेटली साइंड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। इसको कौन रिलीज करता है? यूनिसेफ, ठीक है। आप जानते हो यूनिसेफ यही काम होता है इसका चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, बिल्कुल। अब इन्होंने यहाँ पे ऐसा पाया गया है कि इंडिया का जो यूथ है ना, स्पेशली 15 से 24 साल वाला, वहां पर 14% को कुछ ना कुछ यहाँ पे इस तरह की डिप्रेशन रिगार्डिंग कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं, या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिल जाती हैं। पर इंडिया स्पेंड बहुत ही कम करता है इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो हेल्थ बजट का सिर्फ 0.05% हम हर साल में मेंटल हेल्थ के ऊपर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया को काम करने की जरूरत है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट बाय यूनिसेफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2021। अब यहाँ पर बात किसकी होगी? डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्प्लेसमेंट भी कैसी? फोर्स। तो इससे आपको याद हो जाना चाहिए कि भैया यहाँ पर ना यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज की बात हो रही है, ठीक है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं रिफ्यूजीज के साथ लिंक करता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया कि अलग अलग जो आपके डिजास्टर्स देखने को मिले हो गया, ठीक है, या फिर अलग कुछ इस तरह से क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सभी की वजह से काफी लोगों को यहाँ पे रिफ्यूजी बन के दूसरी कंट्रीज में जाना पड़ा। तो इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रख लो, आई थिंक दिस शुड बी एनफ। उसी तरह से वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022, अब इसको कौन रिलीज करता है? यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर ड्रग्स और क्राइम्स के अंदर हमें एक लिंकेज डेफिनेटली देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ
जो अगर आप बात करो कितने लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं ड्रग्स और क्राइम्स के अंतर्गत, तो यहाँ पे ड्रग्स के अंदर अगर आप नोटिस करो तो 26% का इंक्रीज पिछले डिकेड के मुकाबले में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ में ही ओपीएम की सप्लाई हो गया, ओपीएम के नंबर ऑफ यूजर्स हो गए, वो भी यहाँ पे हमें एक इंक्रीज देखने को मिला है, तो इसको भी टैकल करने की हमें प्रॉपर जरूरत है। अगली हमारी रिपोर्ट है सोफी रिपोर्ट। सोफी इज स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपका एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि आईएफएडी, ठीक है, यूनिसेफ हो गया, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे एंटिटीज मिलकर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट यानी कि सोफी रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट को निकालते हैं। अब काम क्या होगा, जैसे बोला ना फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कैसे काम कर रहे हैं, जो 2030 तक कहीं ना कहीं हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। आप देखते हो ना एसडीजी 1 क्या है, जीरो हंगर, ठीक है ना, तो क्या हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं, या बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे? क्या जो बच्चों के अंदर वेस्टिंग है यानी कि लो वेट फॉर हाइट, उसके अंदर कमी देखने को मिली या नहीं मिली? स्टंटिंग, लो हाइट फॉर एज, उसमें कमी देखने को मिली या नहीं मिली? ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं, उसके बेस पे प्रिपेयर किया जाता है कि क्या फूड सिक्योरिटी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या अभी भी कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेस ऑन एसडीजी गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट। तो ध्यान रखना इसको रिलीज किया जाता है दो ऑर्गेनाइजेशन, एक हो गया आपका यूएन वुमेन और साथ में हो गया कौन, यूएन डेसा। यूएन डेसा मतलब यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। अब यहाँ पर आप नोटिस करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक गोल हमारा क्या है, जेंडर इक्वालिटी के रिगार्डिंग। अब जेंडर इक्वालिटी भी हम चाहते हैं अचीव करना आने वाले सालों के अंदर, तो यहाँ पर प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय यूएन वुमेन एंड यूएन डेसा ने ये बताया है कि हम बिल्कुल भी उस ट्रैक पे नहीं है कि 2030 तक हम जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल हर 3 में से एक महिला तो कहीं ना कहीं फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रही है, ठीक है, अनसेफ अबॉर्शन हो गया, तो ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं क्या दिखाते हैं कि जेंडर इक्वालिटी का जो हमारा टारगेट था उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है WHR वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसको रिलीज किया जाता है बाय UNSDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। 20 मार्च को हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है एंड उसी पर्टिकुलर डे पर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट UNSDSN के अंदर। उसमें अलग अलग चीजें देखी जाती हैं, लोगों से एक तरह से सर्वे किया जाता है कितने खुश हैं वहां पर लोगों का, ठीक है, कितना वहां पे उनको सहयोग मिलता है, कम्युनिटी फीलिंग हो गया, ठीक है, तो इस तरह की अलग अलग चीजें हो गया, अगर उनको क्या चॉइस की फ्रीडम होती है या नहीं होती, तो अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर इसको रैंक किया जाता है। इंडिया का जो रैंक है ना, यहाँ पर इतना ध्यान रखो कि ज्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल लैंड आउटलुक टू लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रिजिलियंस। एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थोड़ा अभी रिसेंटली अपडेट आया है, आई थिंक अब इंडिया का रैंक 126 हो गया, तो थोड़ा सा इंडिया का रैंक बेटर हुआ है, पर अभी भी उतना अच्छा हम नहीं देख पाए हैं। तो जो ग्लोबल लैंड आउटलुक टू लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस है, इसको रिलीज किया है बाय यूएनसीसीडी यानी कि कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। देखो नाम के क्या है, लैंड रिस्टोरेशन है ना, तो लैंड को रिस्टोर करना है तो कैसे होगा, कहीं ना कहीं अगर हम डिजर्टिफिकेशन को एक तरह से उसको कम कर दें, ठीक है। तो इस वजह से जरूरत क्या है, जरूरत है कि जो लैंड डिग्रेड हो चुकी है उसकी डिग्रेडेशन को हम कहीं ना कहीं कम करें, ठीक है। तो ये यूएनसीसीडी इस डायरेक्शन में अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022। यहाँ पर भी यही ध्यान रख लो कि यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि UNDRR ये इसको रिलीज करता है। और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो वेस्ट बंगाल के अंदर आपने साइक्लोन्स देखे, उड़ीसा के अंदर साइक्लोन देखे, तो इस तरह के साइक्लोन की वजह से लोगों के अंदर क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह फोर्स्ड माइग्रेशन उनको करनी पड़ जाती है। तो साथ में ही कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से महिलाओं के ऊपर जो वायलेंस थी उसमें हमें एक इंक्रीज देखने को मिला। देख रहे हो डिजास्टर का इम्पैक्ट बाकी चीजों के ऊपर कैसे पड़ता है। तो ये ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022 कहती है एज गिवन बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि UNDRR के द्वारा। अगला हमारा रिपोर्ट है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 जिसको रिलीज किया किसने, यूनेस्को ने, ठीक है। तो यूनेस्को क्या बोल रहा है, यूनेस्को बोल रहा है कि जो एक तरह की वाटर स्कार्सिटी हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हम यहाँ से स्ट्रीम्स हो गया, आपके लेक्स हो गया, रेजरवायर हो गया, ऐसे पानी ज्यादा निकाल रहे हैं एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, दुनिया में पानी की कमी देखने को मिल रही है एज पर वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय यूनेस्को। अगला हमारा टॉपिक है NDC नेशनल डोमेन कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट 2022। इसको रिलीज किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि जैसे हमारे टारगेट्स हैं, अब जैसे पेरिस क्लाइमेट डील हो गया, वहां पर भी हमने टारगेट्स अपने सेटअप किए थे, ठीक है, कैसे हम कहीं ना कहीं डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं कि यहाँ जहां पर हम अपने टेम्परेचर को कहीं ना कहीं रोक पाए, इतना ज्यादा जो तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उस टेम्परेचर को इंक्रीज को हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर पाए, उसके लिए सारी कंट्रीज ने क्या दिए हैं, अपने अपने नेशनल डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। तो क्या हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है, कहीं ना कहीं हमारा टारगेट है ना कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम तो रखना ही रखना है, और कोशिश की जाएगी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहे। तो यहाँ पर जो अभी हम एफर्ट्स कर रहे हैं वो उस डायरेक्शन में नहीं दिख रहे। कहने का मीनिंग क्या, अभी के जो एफर्ट्स हैं वो काफी कम है। अगर हमें वो टारगेट्स अचीव करने हैं तो अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर हम इसी तरह से बढ़ते रहे, कहीं ना कहीं हम इस साल मतलब 2100 के एंड तक 2.9 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा भी यूएन एजेंसीज के द्वारा कुछ और रिपोर्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूनेस्को की आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट हो गया, जेंडर पैरिटी इंडेक्स हो गया, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। अब ये मैंने ऐसे क्यों बनाया है, ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि ये रिपोर्ट्स आपको डिटेल में नहीं पढ़नी, पर आपको सिंपली एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा इसको रिलीज कौन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ये वाली रिपोर्ट है किसने रिलीज करेगी, तो यहाँ पर क्या है, अवर्टिंग अ लॉस्ट कोविड जनरेशन रिपोर्ट, ये आई है किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। साथ में ही वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट हो गया, या ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग पर्सन, ये भी यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स द्वारा निकाली गई है। एंड इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट हो गया, इसको रिलीज किया जाता है बाय आईटीयू यानी कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड वुमेन रिपोर्ट हो गया, इंटरनेशनल माइग्रेशन स्टॉक हो गया, ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको यूएन डेसा के द्वारा रिलीज किया जाता है। ध्यान में रखना, जो आपको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल है ना, ओनली आई एस नथिंग एल्स, वहां पर मैं इसको आपकी जो पीडीएफ होगी वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये सारी चीजें ना थोड़ी पढ़ने वाली हैं, ठीक है, इसमें मैं तो समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये चीजें आप पढ़ के याद रख पाओगे कि ये रिपोर्ट इसने रिलीज करी है। तो मेक श्योर कि आप इनको याद कर लेना, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप इसको रिवाइज कर लें, ताकि एग्जाम में अगर कोई यहाँ से क्वेश्चन आए उसको आप अच्छे से टैकल कर पाओ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है IRENA। सर ये क्या है, ये स्टैंड करता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इसकी, दैट इज वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। कहने का मीनिंग क्या, आप जानते हो ना कि हमारे अलग अलग कंट्रीज ने नेट जीरो टारगेट दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काफी कंट्री का टारगेट है कि 2050 तक, चाइना 2060 तक नेट जीरो अचीव करना चाह रहा है, इंडिया का टारगेट है 2070 तक। अब यहाँ पर जो हमारे इस तरह के नेट जीरो के टारगेट्स हैं, क्या हम उनको अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। 2030 तक हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ताकि 2050 तक अगर हमें नेट जीरो अचीव करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या स्टेप्स अभी और बचे हैं, क्या प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए। ये रिपोर्ट कहती है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, जो रिलीज करता है IRENA, दैट इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसी तरह से एक और रिपोर्ट है ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर जनरली हम बात कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सेक्टर्स हैं, पावर हो गया, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर, ये पांचों सेक्टर्स में किस तरह से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, ताकि एक तरह से हम क्या मूव कर पाए, रिन्यूएबल एनर्जी या फिर जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आ रहे हैं ना उनको कहीं ना कहीं टैकल कर पाए। खुद सोचो ना, इन्हीं से तो कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है। अगर इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को हमने अच्छे से काम कर लिया, तो क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को हम काफी हद तक कम नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो ये 5 सेक्टर ऐसे हैं जो 60% कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, और इनमें अगर हमने कमी ला दी ना, तो अकॉर्डिंगली हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो ब्रेक थ्रू एंड एजेंडा रिपोर्ट है इसको रिलीज करते हैं, एक तो IRENA जो मैंने डिस्कस किया, उसके अलावा IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एंड साथ ही यूएन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। अब थोड़ा IEA के बारे में भी देख लेते हैं, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। अब यहाँ पर इसकी एक रिपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट 2022। अब इसको अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर बात हो रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी का आने वाले टाइम के अंदर क्या पर्टिकुलर स्कोप रहने वाला है, ठीक है ना। तो 90% कहीं ना कहीं जो होगा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमें यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ही एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ डेटा है, डेटा हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रिपोर्ट का नाम और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान में रखिए। देखो मैं एक्चुअल में डेटा कैसे कह रहा हूँ, देखो डेटा जनरली यूपीएससी उन चीजों को पूछता है जो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ काफी ज्यादा लिंक्ड होते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है उतना समझ लोगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में हो जाएगा। ये वो वाली रिपोर्ट नहीं है जो बहुत डिटेल में पढ़नी होती है, जो डिटेल में पढ़नी थी वो डिटेल में पढ़ी है,
यहाँ पर डिटेल मैंने दे जरूर रखी है, पर आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर हम हर कुछ पढ़ने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं शायद हम कभी एग्जाम के कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ने में ही इतना टाइम लगा देंगे, कभी कुछ और बाकी चीजों से हमें टाइम ही नहीं मिल पाएगा। तो मेक श्योर कि लिमिटेड पढ़ो, बट जो रेलिवेंट है वो डेफिनेटली पढ़ो। इसी तरह से वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, एंड कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं, ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव हो गया, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कुछ मिसलेनियस को भी देख लेते हैं, ठीक है, जो कुछ अदर्स जो बच गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। अब सर इसका क्या मीनिंग है? इसका आप मीनिंग समझो कि आने वाले टाइम के अंदर हमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे अपने सिस्टम के अंदर, ताकि एक तरह से ना बिजनेस वहां पे और इंप्रूव हो पाए। आप सुनते हो ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है तो क्या करना होगा? एक तरह से लोगों को जो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ में सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है। अगर आपने अपना बिजनेस खोलना है, उसमें वो चेंजेस करने हैं या इस तरह की कोई भी चीजें हों, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, नहीं, आपने सिंपली एक फॉर्म भरा एंड उसके बेसिस पे आपने कहीं ना कहीं उस चीजों को खोल लिया। तो यही चीजें वहां पे हमें देखने को मिल जाती हैं। साथ में कुछ लेबर रिफॉर्म्स हो गया, कुछ सेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या करने हैं, एक बिजनेस के लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, ये सारे BRAP के द्वारा देखे जाते हैं, मतलब इस रिपोर्ट एक्शन प्लान के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। आप खुद बताओ ना, ये कौन चीजें देखेगा? ये देखा जाता है भाई DPIIT। जब भी हम बात करते हैं ना अपनी स्टार्टअप्स की, इनोवेशन की, तो आपको DPIIT का ध्यान अपने दिमाग में हमेशा होना ही होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो BRP है, दैट इज बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान हो गया, BRAP, ये भी DPIIT के द्वारा ही निकाला जाता है, राइट। अगला हमारा टॉपिक है इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। इसको रिलीज किया है बायरैक ने, बायरैक मतलब बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च सस्टेंस काउंसिल। यहाँ पर क्या कोशिश है? यहाँ पर कोशिश है कि एक तरह से हम सेल बनाएं, ठीक है ना, ठीक है ना, एक तरह से, ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन के रिगार्डिंग, ताकि प्रॉपर अगर जो भी बायोटेक्नोलॉजी के हम कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस के लिए, कौन नए स्टार्टअप्स आ सकते हैं, उसके लिए एक तरह का हमें यहाँ पे अकॉर्डिंगली फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CRI इंडेक्स, कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। आप लोग ना एक रिपोर्ट पढ़ते होंगे ऑक्सफैम की, दरअसल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा ना कि दुनिया के 1% लोगों के पास दुनिया की इतनी सारी वेल्थ है। तो क्या दिखा रहा है ये? कुछ अमीर बहुत ज्यादा अमीर हैं और गरीब हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो यहाँ पर जो CRI इंडेक्स है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ये ऑक्सफैम के साथ साथ डेवलपमेंट फाइनेंस निकालता है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस वो निकालता है। और ये देखता क्या है? ये देखता है कि भैया कौन सी कंट्री ने कैसा काम किया है, ताकि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को फाइट करने के लिए। तो जो 2022 का इंडेक्स था ना, इसने नोटिस किया कि कैसे कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो इनइक्वालिटीज आई हैं उसको कवर करने के लिए कौन सी कंट्री ने कैसा काम किया है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये रिलीज किया जाता है किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। अब देखो, परसेप्शन की बात हो रही है, कहने का मीनिंग क्या? जैसे आपके लोग हो गया, ठीक है ना, कितना आपको लगता है एक्सपर्ट्स के हिसाब से, बिजनेस पीपल के हिसाब से कितना करप्शन है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उस परसेप्शन के बेसिस पे देखा जाता है। अगर तो आपका करप्शन बहुत ज्यादा है तो आपका स्कोर 0 के आसपास होगा, अगर करप्शन बिल्कुल भी नहीं है उसकी साइड की तरफ है तो 100 की तरफ होगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि इंडिया में देखो करप्शन अभी भी है, ठीक है, इंडिया 85th रैंक पे लाई करता है इन 180 कंट्रीज, जिसका स्कोर 40 है। जैसे मैंने बोला था ना, 0 की तरफ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करप्शन, 100 की तरफ जितना ज्यादा होगा उतना उतना वहां पे बिल्कुल वहां पे करप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे इंडिया का स्कोर कितना है? 40 के आसपास। अगला टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। यहाँ पर ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना, ये रिलीज किया जाता है बाय RSF, रिपोर्टर साइंस फ्रंटियर, इंग्लिश में बोले तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। ये एक तरह की NGO है, ये बात आप ध्यान में रखना। अब देखो कौन सी कंट्री के अंदर जो वहां के प्रेस है, ठीक है, वहां के जो जर्नलिस्ट है, उनको कितनी सुरक्षा है। ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर किसी प्रेस के बंदे ने या जर्नलिस्ट ने क्या किया, सरकार के खिलाफ कुछ लिखा और कल को बंदे को मार दिया गया। ये सब चीजें तो नहीं होती। लोग फ्रीडम को रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती? जो गवर्नमेंट है फ्रीडम को, वो फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जर्नलिस्ट को एक तरह से फ्री हैंड देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर क्या किया, जर्नलिस्ट को मार दिया, ठीक है, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को डर में रहते हैं। ये सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कत हमें देखने को मिल जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है जो कि इन कंट्रीज को लिस्ट करता है। तो इंडिया का रैंक थोड़ा यहाँ पर भी खराब है, 150 देखने को मिलेगा 2022 के अंदर, कि यहाँ पर भी हमें इंप्रूवमेंट का काफी अच्छा खासा स्कोप देखने को मिल जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, जिसको रिलीज किया गया है किसके द्वारा? VBOX, ठीक है। VBOX के साथ ही साथ AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री।
अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि देखो, एक होता है कि आपने बीटेक की डिग्री कर ली, पर क्या आपके पास जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रॉपर स्किल्स चाहिए, क्या वो प्रॉपर स्किल्स हैं भी या नहीं है, ये पर्टिकुलर चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर देखी जाती हैं। जब बात कर रहे हैं इंडिया स्किल्स रिपोर्ट की, तो उन्होंने बात करी है कि इंडिया की एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स पहले कितनी थी, 46%, अब वो 50% की तरफ बढ़ गई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। वुमेन के केस में भी एम्प्लॉयबिलिटी हमें इंक्रीज होती है देखने को मिली है, और इट इज़ हायर देन मैन, जो कि एक अच्छी बात है। पर अभी भी महिलाओं को फिर भी रोका जाता है कहीं ना कहीं वर्कफोर्स के अंदर आने से। उस बात को हमें ठीक करने की जरूरत है। इसके अलावा आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप कैसे किसी और के साथ बातचीत करते हो, क्या आपका थिंकिंग प्रोसेस है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी आप किसी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो, ऐसा कहना है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का। नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अब इसको रिलीज किया गया है बाय WJP यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि रूल ऑफ लॉ का आप जानते हो ना, कि जो लॉ इज द मतलब कि लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम होना चाहिए। तो उसको रिगार्डिंग लोगों के बारे में कैसी अवेयरनेस है या नहीं है, लोग इसमें मानते हैं या नहीं मानते, ये चीज चेक करी जाती है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंतर्गत। अब यहाँ पर डेनमार्क का रैंक 1 है, इंडिया का रैंक हमें 77 देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। आपकी कंट्री का पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या आप अपने पासपोर्ट के हिसाब से कितनी कंट्रीज को विजिट कर सकते हो बिना एक प्रायर वीजा लिए हुए, यही बताता है हेनली पासपोर्ट। तो अगर बात करें ना जापान, जापान का यहाँ पे पासपोर्ट बड़ा ही स्ट्रांग है, बहुत सारी कंट्रीज के यहाँ पे एक्सेस है, आप वहां पे जा सकते हो बिना प्रायर वीजा लिए। तो इसको रिलीज कौन करता है, हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। अब इसको रिलीज किया जाता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा। यहाँ पर देखा जाता है कि भैया जो हमारा फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, क्या खाना अवेलेबल है या नहीं है, अगर खाना अवेलेबल है तो क्या अफोर्डेबल रेट्स पे है या नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बहुत महंगा खाना मिल रहा है, उसके प्रॉपर क्वालिटी है, सेफ्टी है या नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है अंडर द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज बाय लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। यहाँ पर आयरलैंड का रैंक 1 है, इंडिया का रैंक कितना है, 71st पोजीशन हमें देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022। इसको रिलीज किया गया है बाय IOM, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि इंडिया, चाइना, मैक्सिको, यहाँ पे ना सबसे ज्यादा रेमिटेंसीज देखने को मिलते हैं। कहने का मीनिंग क्या, मान लो कोई इंडिया का से यहाँ से पर्सन गया, ये मान लो जाता है यूएसए। अब यूएसए में जाके ये पैसा कुछ कमाएगा, ठीक है, उस पैसे में से कुछ पैसा अपने घर भेजेगा, तो इसको बोलते हैं रेमिटेंसेज। तो हुआ क्या है, इंडिया ने टॉप किया है रेमिटेंसेज मिलने के अंतर्गत। और सर जाते कहाँ पे ज्यादातर लोग, देखो ज्यादातर लोग हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, वहां पे जाते हैं मेजर, यहाँ पे मेजर डेस्टिनेशन यही है। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है GRFC, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, जिसको रिलीज किया गया है GNAFC के द्वारा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बात करी गई है कितने लोगों को फूड इनसिक्योर थे, बहुत ही मेजर यहाँ पे उन्होंने इफेक्ट फेस किया फूड इनसिक्योरिटी का, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ ना कुछ तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने रिपोर्ट बनाई है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, जिसको क्या बोलते हैं, क्वैकरली साइमंड्स। दरअसल में ये नाम ही है जो इसको पब्लिश करता है इन पर्टिकुलर रैंकिंग्स को। तो यहाँ पर देखा जाता है कि दुनिया के इंस्टीट्यूट कैसा काम कर रहे हैं। जैसे आप जानते हो ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर जो में है, वो काफी अच्छा काम कर रहा है और ये इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, दैट इज 155th स्पॉट इन द वर्ल्ड। उसके बाद आप जानते हो IIT बॉम्बे हो गया आपका और IIT दिल्ली हो गया। ये टॉप 200 में हमें 3 पर्टिकुलर रैंक्स हमें देखने को मिल जाएंगे हमारी यूनिवर्सिटीज के इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। अगला हमारा टॉपिक है माइग्रेशन इन इंडिया 2020-21 की रिपोर्ट। ये माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट निकाली जाती है MOSPI के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। देखा जाता है कि अच्छा रूरल एरियाज में माइग्रेशन, अर्बन एरियाज में माइग्रेशन, ऑल इंडिया माइग्रेशन के नंबर्स हमें बताए जाते हैं, और फीमेल्स के अंदर हमें शादियों की वजह से मेजर यहाँ पे माइग्रेशन रेट देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू मेल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट, डिजिटल डिवाइड। अब जब भी देखो बात होती है इनइक्वालिटी की, कहीं ना कहीं ऑक्सफैम का जिक्र आता ही है, तो बिल्कुल, तो इंडियन इनइक्वालिटी रिपोर्ट को रिलीज किया गया है बाय ऑक्सफैम इंडिया, जो क्या बात करती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 हो गया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव आया है, आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, यहाँ पर इनकी जरूरत है। स्पेशली बात करें डिजिटल डिवाइड को अगर क्लब करना है ना, तो उसके लिए उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कैसे, मान लो जब कोविड-19 पेंडेमिक हुआ, जो लोग तो अपने घर से काम कर सकते थे, वर्क फ्रॉम होम, उन्होंने लैपटॉप के माध्यम से, कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से काम करते रहे। उसी तरह से एजुकेशन की फील्ड में देख लो,
जिनके पास प्रॉपर एक्सेस था इंटरनेट का, वहां पर तो उनकी स्टडीज चलती रही ऑनलाइन, जिनके पास नहीं था उनकी तो छूट गई ना। तो क्या नहीं हुई है इनइक्वालिटी? बिल्कुल हुई है। ठीक है, तो ऑक्सफैम इंडिया की यही रिपोर्ट, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट, हमें यही सारी चीजें बताती हैं। इसके अलावा ना मेन और वुमेन के बीच में भी कंपैरिजन किया गया है। सर वो कैसे? देखो वो ऐसे कि एक तरह से अगर मैन में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो 60% मैन के पास मोबाइल फोन देखने को मिल जाएगा, पर वुमेन के अंदर यही नंबर कहीं ना कहीं 30 31% के हिसाब से है। तो कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग यह है कि मेन के पास डिजिटल डिवाइड, डिजिटल एक्सेस ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड आप अर्बन एरियाज में देख लो, तो 67% के पास आपको इंटरनेट देखने को मिलेगा, रूरल एरियाज के अंदर अभी भी 31% है। तो सेम चीज अर्बन और रूरल में भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल जाएगी एज पर ऑक्सफैम इंडिया। अगला हमारा टॉपिक है एसपीआई, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। अब इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव। अब ये देखता है कि आपका कैसा पर्टिकुलर परफॉर्मेंस चल रही है। सोशल प्रोग्रेस की बात है ना, तो आपकी बेसिक ह्यूमन नीड्स हो गया, वेलबींग हो गया, अपॉर्चुनिटी कितनी मिल रही है नहीं मिल रही, ये सारी बातें यहाँ पर देखी जाती हैं इसके द्वारा। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टेट्स और यूटीज ने काफी अच्छा काम किया है। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो शिमला हो गया, सोलन हिमाचल प्रदेश में हो गया, आइजॉल, यहाँ पर इन्होंने लोगों की ह्यूमन नीड्स हो गया, वेलबींग, अपॉर्चुनिटी को अच्छा करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है SFSI, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसको रिलीज किया गया है बाय FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बात करी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, कि जैसे मान लो, क्या आप जो खाना खाते हो उसकी प्रॉपर सेफ्टी है या नहीं है, क्या प्रॉपर फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसका कंप्लाई किया जा रहा है, क्या लोग हैं वहां पर ताकि फूड सिक्योरिटी ऑफिसर की तरह जो चेक कर पाएंगे फूड सिक्योरिटी हो रही है नहीं हो रही, फूड कैसा सर्व किया जा रहा है, ये सारी बातें यहाँ पे, क्या कंज्यूमर एम्पावर है या नहीं है। तो स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर जो FSSAI रिलीज करता है वो यही सारी चीजें यहाँ पे चेक करता है। और ऐसा इन्होंने पाया है कि गुजरात टॉप पर है, उसी तरह से गोवा छोटी स्टेट्स के अंदर और जम्मू कश्मीर यूटीज के अंदर ये हमें टॉप पर देखने को मिल जाएंगे। अगला हमारा टॉपिक है GHSI, यानी कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। अब इसको रिलीज करता है कौन? एनटीआई एक तरह की एनजीओ है, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, और साथ में इसके आपको जॉन हॉपकिन सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या फोकस है? यहाँ पर फोकस है कि हम आने वाले टाइम्स के लिए कितना प्रिपेयर्ड है, हेल्थ सिक्योरिटी क्या इंश्योर कर पाएंगे। अगर मान लो फ्यूचर में कोई एपिडेमिक आता है, कोई पेंडेमिक आता है, क्या उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है? तो यहाँ पर इनका आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ पर अंडर अनप्रिपेयर्ड हैं आने वाले टाइम्स के लिए। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है ISFR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ना, वो इसको हर 2 साल के बाद इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से कहाँ आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। अगर यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया हमें देखने को मिल जाएगा, नियरली 21% है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और आपको ट्रीज वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। टॉप स्टेट्स की बात करें तो आप इस ऑर्डर को ध्यान में रख सकते हो, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर। उसी तरह से अगर मैं बात करूं आपसे, तो परसेंटेज वाइज आपको नॉर्थ ईस्ट में आप सभी जानते हो कि ज़्यादा आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, तो परसेंटेज वाइज आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका मिजोरम हो गया, फॉलोड बाय अरुणाचल, फॉलोड बाय मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड, तो टॉप 5 स्टेट परसेंटेज वाइज ऐसी देखने को मिल जाएंगी। सिमिलरली मैनग्रोव कवर भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है, तो वेस्ट बंगाल गुजरात में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिला है। और जहां पर इंक्रीज हुआ है वो कौन सी स्टेट्स हैं? उड़ीसा और महाराष्ट्र। ट्री कवर की बात करो तो ट्री कवर भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि महाराष्ट्र के अंदर हमें मैक्सिमम ट्री कवर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CVI, यानी कि कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। अब इसको रिलीज किया गया है इनक्वाइस्ट के द्वारा, यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम, और सॉरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इनक्वाइस्ट क्या करता है? एक तरह से देखता है कि भैया जो इंडिया का कोस्ट है वहां पर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाइड्स की रेंज क्या है, वेव की हाइट क्या है, क्या चेंज रेट क्या है शोर लाइन का, कोस्टल एलिवेशन क्या है, सी लेवल के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। इसके बेसिस के ऊपर देखा जाता है कि कितना यहाँ पे रिस्क है आने वाले टाइम के अंदर किसी चीज के रिगार्डिंग, कितना वो कोस्ट वल्नरेबल है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के द्वारा, रिलीज बाय इनक्वाइस। नेक्स्ट है हमारा REN21 रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। तो ये कौन रिलीज करता है? देखो नाम में क्लियर है, REN21 ही इसको रिलीज करेगा। तो बिल्कुल, तो इंडिया ने क्या किया 2021 में 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ऐड किया, जो कि चाइना और USA के बाद थर्ड लार्जेस्ट थी। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है।
नेक्स्ट है हमारा एरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स। ये बहुत ही सिंपल सिंपल इंडेक्स है, बस ये ध्यान रखो कि मीनिंग क्या है और कौन रिलीज करता है। तो इसको रिलीज किया है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। अब क्या दिखेगा इसका, जैसे आप नोटिस करते हो ना, राजस्थान आप बोलते हो कि बड़ा एरिड रीजन है, गुजरात बड़ा ही एरिड रीजन है, तो एरिडिटी हमें पता लगती है। तो यहाँ पर बात करी गई है कि कितना वाटर स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है ना। अगर प्रॉपर मॉइस्चर नहीं है तो क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं वाटर स्ट्रेस फेस करता है जो प्लांट है, बिल्कुल। तो यही हमें देखने को मिला है कि जो ज़्यादातर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है ना, तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तरह की एरिडिटी डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। किसी जगह पे थोड़ी कम है, किसी पे थोड़ी ज़्यादा है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा है। तीनों केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। अगला टॉपिक है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। ये रिलीज किया जाता है नाइट फ्रैंक के द्वारा, बस इसमें इतना ही ध्यान में रख लीजिए। स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट 2022, इसको रिलीज किया जाता है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के द्वारा। अब क्या काम है यहाँ पे, यहाँ पर काम ये देखा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो गया, ये कितना बड़ा, कितना पर्टिकुलर चीज थी, 2030 तक हमने जो टारगेट अचीव करने हैं, वहां पर हम कहाँ पर पहुंचे हैं, अभी कितना काम करना बाकी है, ये सारे पॉइंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ मैनग्रोव्स 2022। इसको पब्लिश किया है बाय ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस। अब यहाँ पर कितना हमें एक्सटेंट बढ़ा मैनग्रोव्स का या कम हुआ, ये चेक किया जाता है। कहने का मीनिंग क्या, मैनग्रोव्स का क्या स्टेटस है, क्या उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है या कमी देखने को मिली है, ये पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं बाय ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2022, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है बाय ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस ही, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देखो कुछ और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, हमने ये रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं ज्यादातर इनमें से, जैसे फॉर एग्जांपल IMF का पढ़ा ना, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये सारी हमने पढ़ रही हैं। तो सर फिर यहाँ पर आपने ऐसे कैसे अरेंज कर दी, ये इसलिए है कि आपके अच्छे से रिवीजन हो पाए, ठीक है। डिस्कस मैं कर चुका हूँ, OECD भी डिस्कस किया हमने, WTO भी डिस्कस किया, ये एक ही जगह के ऊपर आप क्विकली इसको रिवाइज कर पाओ, ताकि एग्जाम से जस्ट पहले ना आपकी क्विकली रिवीजन हो जाए। उस वजह से मैंने ये स्लाइड इस तरह से आपको प्रोवाइड करी है। तो जब आपका एग्जाम होगा, एक बार बड़ी तेजी से इन सभी पे नजर घुमा लेना, ताकि कुछ भी इसमें यहाँ पे आपको डाउट लगे तो उसको आप अच्छे से याद कर लो। क्योंकि ऐसा ना, जो रिपोर्ट्स हैं कुछ इस तरह की, हर रिपोर्ट शायद आपको याद रखने में काफ़ी मुश्किल आ जाती है, तो कुछ चीज़ें बार बार भी आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया कि जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक क्या है, कौन पब्लिश करता है, तो इस तरह की भी ना आप टेबल अपने एंड पे भी यूज़ कर सकते हो। ये टेबल एक्चुअली में आखिरी मोमेंट के ऊपर से ना बहुत हेल्प हो जाते हैं क्विकली रिवाइज करने के लिए। जब प्रीलिम्स आएगा तो सारी चीज़ें एक बार दोबारा थोड़ी पढ़ोगे, एक एक स्लाइड दोबारा थोड़ी गो थ्रू करोगे, नहीं, तब दिक्कत आ जाएगी हर एक स्लाइड अगर गो थ्रू करने लग गए। तो बेटर यही है कहीं ना कहीं कि आपके पास इस तरह से रिवीजन फ्रेंडली कंटेंट हो, ताकि जब आखिरी के दिन आएंगे प्रीलिम्स से जस्ट पहले, तो क्विकली बड़ी तेजी से इन सभी चीज़ों को रिवाइज कर पाओ और कोई आपको दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए आपका प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करने के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपने प्रॉपर इसको समझ लिया होगा, प्लस मेक श्योर कि आप ना इसकी PDF को डाउनलोड कर लो, ताकि रिवीजन जब करो ताकि आसानी से रिवीजन हो पाए और अच्छे से आप प्रीलिम्स में अपने मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स दिस इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।